सोचिए, अगर एक दिन आपको एक ऐसा दरवाजा मिल जाए जो किसी दूसरी दुनिया से कनेक्टेड हो और वहां से आप कोई भी चीजें या स्किल अपनी असली दुनिया में ला सकें। हमारी कहानी की शुरुआत में एक लड़की को कुछ गुंडे परेशान कर रहे होते हैं। तभी हमारी मुलाकात हमारे हीरो से होती है। वह उन गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मोटा और बदसूरत कहकर बहुत मारते हैं। आखिरकार वहां पुलिस आ जाती है और वो गुंडे भाग जाते हैं। वो लड़की हीरो को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन हीरो कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है और वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादाजी ने उसे हमेशा दयालु रहना और जरूरतमंदों की मदद करना सिखाया था। जब वह घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसके घर की दीवारों पर लोगों ने गालियां और भद्दे नाम लिखे हुए हैं। हमें यह भी पता चलता है कि बचपन से ही हर कोई उसे परेशान करता आ रहा है। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, क्योंकि उसके भाई बहन दिखने में सुंदर थे और वह बदसूरत था। मिडिल स्कूल में जाने के बाद उसकी जिंदगी और भी बुरी हो गई, क्योंकि वहां भी उसे रोज पीटा जाता था। बस उसके दादाजी ही थे जो उसका ख्याल रखते थे और हमेशा याद दिलाते थे कि दूसरों के प्रति दयालु रहने से ही उसे खुशी मिलेगी। कुछ समय बाद उसके दादाजी गुजर गए, लेकिन वह अपना घर और अपनी सारी जमा पूंजी हीरो के नाम कर गए। उसके माता पिता ने उस वसीयत को हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में सब कुछ हीरो को ही मिला। इसके बाद उसके परिवार ने उसे पूरी तरह से बेदखल कर दिया, इसलिए अब वह अकेला रहता है और रोज पार्ट टाइम काम करता है। स्कूल में हीरो मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उसकी ईयरबुक में लोगों ने सिर्फ भद्दे और बुरे कमेंट्स ही लिखे हैं। जैसे ही वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, उसे परेशान करने वाले लड़के उसे रोक लेते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि भले ही वह ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन वह अभी भी उनका नौकर ही है। हीरो कहता है कि उसे अपने काम पर जाना है, लेकिन वो लड़के उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं और हम देखते हैं कि उसके भाई बहन दूर खड़े होकर बस यह सब तमाशा देख रहे होते हैं। जब वह किसी तरह अपने काम पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसके रोज लेट आने से परेशान होकर उसे नौकरी से निकाल देता है। घर लौटकर हीरो बहुत उदास होकर अपना खाना खाता है और जब वह खुद को शीशे में देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह यह सोचकर शीशा तोड़ देता है कि उसके ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला। वह गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है और तभी अचानक से वहां एक छुपा हुआ कमरा खुल जाता है। उस कमरे में बहुत सी अजीब चीजें रखी होती हैं और हीरो को लगता है कि यह सब उसके दादाजी की यात्राओं की निशानियां होंगी। वहां उसे एक बहुत ही अजीब सा दरवाजा मिलता है और जब वह उसे खोलता है तो वह एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। उसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि यह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। वहां और भी कई नोटिफिकेशंस आते हैं जो उसे उसके नए फंक्शंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि वह चीजों को स्टोर कर सकता है और इस दरवाजे को कौन इस्तेमाल करेगा यह भी कंट्रोल कर सकता है। हालांकि वह इन फंक्शंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसे लगता है कि यह सिस्टम किसी गेम की तरह है, इसलिए वह अपना स्टैट चेक करने का फैसला करता है। लेकिन अपने सारे स्टैट इतने कम देखकर वह पूरी तरह से निराश हो जाता है। वह कमरे में चारों तरफ देखता है और जब वह बाहर झांकता है तो उसे पता चलता है कि यह सच में एक दूसरी दुनिया है। उसे मेज पर एक नोट मिलता है, जिसे वह शुरुआत में तो पढ़ नहीं पाता, लेकिन अपनी लैंग्वेज स्किल की मदद से वह उसे समझ जाता है। उसे पता चलता है कि इस घर का मालिक एक महान साधु था जो मरने वाला था, इसीलिए उसने यह घर ऐसे ही छोड़ दिया ताकि जिसे भी यह मिले वह इस घर और इसके अंदर की सारी चीजों का नया मालिक बन जाए। यह घर मैजिक से सुरक्षित किया गया है, इसीलिए कोई भी इसके अंदर जबरदस्ती नहीं घुस सकता। घर का मालिक बनने के साथ ही उसे अंदर बहुत सारे वेपन मिलते हैं और जब वह उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो बहुत ही खास और बेहद खतरनाक हैं। वह बाहर की तरफ देखता है और अपनी सोर्ड हवा में घुमाने की कोशिश करता है। वह गिर तो जाता है, लेकिन किसी तरह वह एक बेसिक सोर्ड स्किल सीख लेता है। यह सोचकर कि यह सब उसके काम आएगा, हीरो एक एक करके सभी वेपन के साथ ट्रेनिंग करता है। उसे पता चलता है कि ये सभी गॉड टियर की चीजें हैं और इसके साथ ही उसे कई सारी स्किल भी मिल जाती हैं। इतना सब होने के बाद भी उसका लेवल अभी भी एक पर ही अटका हुआ था और वह सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। वह सारे वेपन अपने स्टोरेज में रख देता है, लेकिन तभी अचानक एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। हीरो पूरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका घर पूरी तरह से सुरक्षित है। वह मॉन्स्टर लेवल 300 का एक खूंखार ओगर था और वह जादुई दीवार से जोर से टकराता है। वह एक पेड़ उखाड़कर उससे दीवार तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। हीरो सोचता है कि उसे भी पलटवार करना चाहिए, इसलिए वह अपना भाला फेंकता है। वह भाला सीधे मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और एक ही स्ट्राइक में उसे किल कर देता है। वह भाला वापस हीरो के पास आ जाता है और वह मॉन्स्टर गायब हो जाता है, जिसके बाद वहां बहुत सारी लूट गिर जाती है। अचानक से हीरो लेवल 100 पर पहुंच जाता है और अपने स्टैट देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। अपने सारे पॉइंट्स बांटने के बाद हीरो आज के लिए आराम करने का फैसला करता है। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, उसे एक कैश आउट का ऑप्शन दिखता है जो उस मॉन्स्टर से मिली चीजों को पैसों में बदल देता है। हीरो यह देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन खुशी खुशी उसे मान लेता है। उसी रात हीरो के शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव होने लगता है और वह पूरी तरह से बदल जाता है। जब वह सुबह उठता है तो पाता है कि उसका शरीर एकदम अलग हो गया है और उसके पुराने कपड़े अब उसे फिट नहीं आ रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसका शीशा तो पहले से ही टूटा हुआ था, इसलिए वह कुछ नए कपड़े ढूंढने का फैसला करता है। उस साधु के घर में कुछ जादुई कपड़े रखे थे जो अपने आप पहनने वाले के साइज के हिसाब से ढल जाते थे और कई सारे जादुई बोनस भी देते थे। हीरो उस साधु की पहचान के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वह अपने बगीचे में चारों तरफ देखता है
अचानक से उस पर लेवल 200 का एक चालाक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार हीरो बहुत ही शांति से अपना भाला निकालता है और आसानी से उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मरने के बाद वह मॉन्स्टर कुछ कॉफी स्लाइम और एक बहुत ही रेयर हार्ट छोड़ जाता है, जिसमें उसकी मैजिक पावर को वापस लाने की एबिलिटी होती है। उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है और उसे प्रेजेंस डिटेक्शन की एक नई स्किल मिल जाती है, जिसके साथ वह अब लेवल 150 पर पहुंच चुका है। वह थोड़ा कॉफी स्लाइम छककर देखता है और वह सच में बहुत स्वादिष्ट होता है। वह उन कमाए हुए पैसों से अपने लिए एक नई यूनिफॉर्म खरीदने का फैसला करता है और उसे हाई स्कूल शुरू होने से पहले तैयार रखने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद वह अपना हर दिन उसी दूसरी दुनिया में बिताने लगा और उसे वहां बहुत मजा आने लगा, यहाँ तक कि वह अपना सारा दुख दर्द भी भूल गया। वह वहां जमकर ट्रेनिंग करता और उस दूसरी दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करता। एक दिन एक बहुत ही ताकतवर गोब्लिन उसके घर पर अटैक कर देता है, लेकिन अब हीरो पूरी तरह से बदल चुका था। वह बहुत ही समझदारी से उस गोब्लिन के साथ बैटल करता है और अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। समय बीतता जाता है और हाई स्कूल का पहला दिन आ जाता है। वहां पहुंचते ही हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला आता है, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। क्लास में उसे परेशान करने वाले वो लड़के उसके पास आते हैं, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते और उसे कोई नया स्टूडेंट समझ लेते हैं। जब वह उन्हें बताता है कि वह ही हीरो है, तो हर कोई हैरान रह जाता है और किसी को भी उस पर विश्वास नहीं होता। जब वह बाथरूम जाता है तो अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पहली बार खुद को शीशे में देखकर वह पूरी तरह से चौंक जाता है। क्लास के बाद उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या किया जो वह इतना बदल गया। वो अभी भी उसे एक लूजर ही कह रहे थे, लेकिन तभी अचानक वहां एक शानदार लिमोजीन आकर रुकती है। उस गाड़ी में से वही लड़की निकलती है जिसे हीरो ने बचाया था और वह उसी को ढूंढ रही थी। हीरो सोच में पड़ जाता है कि वह कौन है। तब वह लड़की उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी। हीरो हैरान होता है कि उसे उसका नाम कैसे पता, तो वह लड़की बताती है कि उसने ही उसके बारे में पता लगाया था, क्योंकि वह उसे शुक्रिया कहना चाहती थी। वह अपना नाम काउरी बताती है और हीरो से पूछती है कि क्या वह ओसेई एकेडमी ज्वाइन करना चाहेगा। हीरो को याद आता है कि यह तो सुपर एलीट बच्चों की एकेडमी है। हमें पता चलता है कि काउरी स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर है और उसके पिता उस एकेडमी के चेयरमैन हैं। हीरो इस ऑफर से बहुत खुश होता है, लेकिन उसे लगता है कि वह इतनी बड़ी एकेडमी में जाने लायक होशियार नहीं है। तभी उसका भाई बीच में टोकते हुए कहता है कि वो दोनों एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। उसका कहना था कि वो पढ़ाई और खेलकूद दोनों में हीरो से बहुत बेहतर हैं, लेकिन काउरी उन्हें साफ मना कर देती है क्योंकि वो हमारे हीरो की बेइज्जती कर रहे थे। काउरी उन्हें बताती है कि उसने उनके बारे में भी सारी जानकारी निकाल ली है और उसे पता है कि वो दोनों हीरो के साथ कितना बुरा बर्ताव करते आए हैं। फिर वह हीरो से कहती है कि उनकी एकेडमी सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर नहीं बल्कि इंसान की पर्सनैलिटी पर ज्यादा जोर देती है, इसलिए उसका वहां एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ आए गार्ड्स सुझाव देते हैं कि उन्हें हीरो को एकेडमी दिखानी चाहिए, इसलिए काउरी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और उसके भाई बहन बस मुंह ताकते रह जाते हैं कि यह सब क्या हो गया। वो लोग एकेडमी पहुंचते हैं जो कि बहुत ही मशहूर स्कूल था और वहां के सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे। वहां उसकी मुलाकात चेयरमैन सुकासा से होती है, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए हीरो को धन्यवाद देते हैं। हीरो कहता है कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन काउरी कहती है कि उस दिन सिर्फ उसी ने उसकी मदद की थी। चेयरमैन सुकासा उसे स्कूल में एडमिशन लेने का न्योता देते हैं और उसकी बेटी की मदद करने के बदले में उसकी पूरी फीस माफ करने का भी ऑफर देते हैं। लेकिन हीरो अभी भी थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वह वहां फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां सिर्फ बहुत ही होशियार बच्चों को ही लिया जाता है। चेयरमैन सुकासा उसे समझाते हैं कि होशियार लोग भी बस आम इंसान ही होते हैं, बस उन्होंने कम समय में सही तरीके से कड़ी मेहनत करना सीख लिया होता है। लेकिन हीरो को लगता है कि उन बच्चों में पैदाइशी टैलेंट होता है। तब चेयरमैन सुकासा उसे बताते हैं कि हर इंसान में अपना एक अलग टैलेंट होता है और चुनौतियों का सामना करने और जिंदगी को मजे से जीने पर उसे भी अपना टैलेंट मिल ही जाएगा। वो कहते हैं कि वह अभी बहुत जवान है, इसलिए वो हीरो को एक दिन के लिए स्कूल में क्लास अटेंड करके देखने का सुझाव देते हैं। तभी सावादा नाम की एक टीचर अंदर आती है, जिसे चेयरमैन सुकासा एक बहुत ही जानी मानी साइंटिस्ट बताते हैं, लेकिन उनकी क्लास बहुत मशहूर होती है और बच्चों को सब कुछ आसानी से समझ आ जाता है। हीरो अपनी पहली क्लास के लिए तैयार होता है और उसे डर लगता है कि कहीं यह सब उसके सिर के ऊपर से न निकल जाए, लेकिन फिर वह सोचता है कि उसके पुराने स्कूल से बुरा तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। उसे क्लास के अंदर बुलाया जाता है और वह सबको अपना नाम बताता है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे देखकर पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। उसे लगने लगता है कि पता नहीं वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन असल में वो सभी उसके इतने हैंडसम दिखने की वजह से हैरान थे। वह पीछे जाकर एक सीट पर बैठ जाता है और अपने बगल में बैठी लड़की के साथ किताब शेयर करता है, लेकिन वह लड़की उससे थोड़े रूखेपन से बात करती है, जिससे हीरो को लगता है कि वह अभी से उससे नफरत करने लगी है। उधर काउरी सोच रही होती है कि क्या हीरो इस क्लास में ढल पाएगा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है उसे एहसास होता है कि यह क्लास भी काफी नॉर्मल है, बस यहाँ के बच्चे पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही एक्टिव और शामिल रहने वाले हैं। ब्रेक के दौरान कई सारे स्टूडेंट्स उसके पास आकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह कोई मॉडल है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी रियो नाम का एक स्टूडेंट उन लोगों को रोक देता है और हीरो को लंच करने के लिए कैफेटेरिया ले जाता है। हीरो वहां का मेन्यू देखकर हैरान रह जाता है और ऊपर से सब कुछ एकदम फ्री था। उसे लगता है कि जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वो लोग शिंगो नाम के एक और स्टूडेंट के साथ बैठ जाते हैं और एनिमे के बारे में बातें करने लगते हैं। हीरो को यह देखकर बहुत ताज्जुब होता है कि ये लोग भी बिल्कुल उसी की तरह हैं। खाना खाते वक्त वह ध्यान देता है कि हर कोई उसी की तरफ देख रहा है। उसे लगता है कि शायद सब उसे इसीलिए घूर रहे हैं क्योंकि उसने अलग यूनिफॉर्म पहनी हुई है। शिंगो उससे पूछता है कि क्या वह किसी क्लब का हिस्सा है, तो हीरो मना कर देता है,
रियो भी किसी क्लब में नहीं था, लेकिन इसलिए क्योंकि वह हर तरह के खेलों में माहिर है और उसे समझ नहीं आता कि वह कौन सा एक खेल चुने। शिंगो बताता है कि वह गेमिंग क्लब का मेंबर है। हीरो यह सुनकर हैरान होता है कि क्या स्कूल में गेमिंग कंसोल लाने की इजाजत है, लेकिन शिंगो कहता है कि जब तक वो लोग क्लास के बीच में नहीं खेलते तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो गेम्स के बारे में बात करते हुए हीरो उनके साथ काफी घुल मिल जाता है। दिन के आखिर में वह चेयरमैन सुकासा से मिलता है और मानता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा रहा। हीरो फैसला करता है कि वह इसी स्कूल में पढ़ेगा। जब वह कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात काओरी से होती है। वह पूछती है कि क्या वह स्कूल ज्वाइन कर रहा है और उसका फैसला सुनकर वह बहुत खुश होती है। काओरी उसे स्कूल के बाद अपने साथ चलने के लिए पूछती है और वो दोनों एक बहुत ही मशहूर जगह पर कुछ दुकानों में घूमने जाते हैं। हीरो सोचता है कि क्या काओरी अपने दोस्तों के साथ भी यहीं घूमने आती है, लेकिन वह बताती है कि वह ज्यादा बाहर नहीं घूमती क्योंकि लोग उसके परिवार और उसके पिता की वजह से उससे बात करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन वह कहती है कि हीरो उन सबसे बिल्कुल अलग है। ये सुनकर हीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है। तभी वो लोग एक क्रेप की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। वहां की कीमतों को देखकर हीरो सोचता है कि अच्छा हुआ जो उसने दूसरी दुनिया से थोड़े पैसे कैश आउट कर लिए थे। जब वो क्रेप खाते हैं तो उन्हें बहुत मजा आता है और हीरो और भी कई फ्लेवर ट्राई करना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर उसने ज्यादा खा लिया तो वह फिर से अपने पुराने मोटे रूप में वापस आ जाएगा। वह काओरी से पूछता है कि जब वह इतना बदल गया है तो उसने उसे कैसे पहचाना। काओरी मुस्कुराकर कहती है कि भले ही वह थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन उसकी आंखें आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं, क्योंकि वह अलग फ्लेवर चखना चाहता था। इसीलिए काओरी उसे अपने क्रेप में से एक बाइट खाने को कहती है। हीरो एक बाइट खा तो लेता है, लेकिन उसे थोड़ी शर्म भी आ रही होती है। तभी काओरी को एहसास होता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है, इसलिए हीरो भी उसे अपने क्रेप में से एक बाइट ऑफर करता है। काओरी भी थोड़ी झिझक के साथ एक बाइट खा लेती है। वहां खड़ी कुछ लड़कियां उन दोनों को देखकर सोच रही होती हैं कि वो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। उसी रात हीरो फैसला करता है कि वह फिर से उस दूसरी दुनिया में जाएगा। वह पूरी तरह से अपना आर्मर पहन लेता है और अंदर जाकर वहां के मॉन्स्टर का सामना करता है। भले ही वह अंदर से डरा हुआ था, लेकिन वह उन सबको काट कर रख देता है। इसके बाद वह देखता है कि उसका लेवल 235 तक पहुंच गया है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब उसका लेवल बढ़ने की स्पीड काफी कम हो गई है। इसलिए वह अपने घर से बाहर निकलकर कुछ और ताकतवर मॉन्स्टर ढूंढने का फैसला करता है। अपनी एकेडमी के समय को याद करते हुए हीरो अब कोई नया चैलेंज ढूंढना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अपने गेट से बाहर निकलता है उसे अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत अपना भाला निकालता है और आवाज की तरफ दौड़ पड़ता है। वहां वह देखता है कि बहुत सारे सैनिकों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया है। उसकी नजर एक मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि लेवल 200 का एक गोब्लिन जनरल था। हीरो को समझ आ जाता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन तभी उसे उस गोब्लिन के पीछे एक लड़की दिखाई देती है। वह तुरंत अपना भाला उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वह गोब्लिन उसे रोक लेता है। उसी पल हीरो हवा से जोरदार लात मारते हुए नीचे आता है और उस गोब्लिन को हरा देता है। वह जैसे ही उस लड़की की तरफ मुड़ता है, वह लड़की चिल्लाकर उसे सावधान करती है क्योंकि उसके पीछे एक और गोब्लिन खड़ा था। गोब्लिन के वार से हीरो दूर जाकर गिरता है और उसे समझ आ जाता है कि यह गोब्लिन पहले वाले से ज्यादा ताकतवर और तेज है। लेकिन हीरो हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि उसके पास और भी कई ताकतें हैं। वह अपने भाले के सहारे उछलकर उस गोब्लिन के ऊपर से कूदता है और तुरंत अपनी धनुष बाण निकालकर उस पर तीरों की बारिश कर देता है। फिर वह तेजी से अपनी सोर्ड निकालता है और उस गोब्लिन को बीच में से चीरकर 2 टुकड़ों में बांट देता है। वह उस लड़की के पास जाकर उसे चेक करता है और सोचता है कि क्या इस दुनिया में और भी इंसान रहते हैं, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है और हीरो को कुछ आदमियों के आने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो उनसे बचने के लिए अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है। वहां कुछ नाइट्स उस लड़की को ढूंढते हुए आते हैं और हमें पता चलता है कि वह लड़की असल में एक राजकुमारी है जिसका नाम लेक्सिया है। अपने घर वापस आकर हीरो उसी घटना के बारे में सोचता रहता है कि क्या वह लड़की ठीक होगी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वहां कुछ नाइट्स उसकी मदद के लिए आ गए थे, इसलिए वो लड़की सुरक्षित ही होगी। अपनी शर्ट की तरफ देखकर उसे लगता है कि अब उसे कुछ नए कपड़े खरीद लेने चाहिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। हम देखते हैं कि हीरो मॉल में घूम रहा है और आसपास के लोग उसे घूर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वह जरूर कोई बहुत बड़ा एक्टर या मॉडल होगा। उसकी शर्ट जादुई थी जिसकी वजह से वह हमेशा साफ रहती थी, लेकिन फिर भी वह कुछ नए कपड़े लेना चाहता था ताकि वह रोज एक जैसा ना दिखे। इस बीच हम देखते हैं कि एक डायरेक्टर किसी दूसरे आदमी पर बुरी तरह चिल्ला रहा होता है। वह आदमी शो नाम के एक मशहूर मॉडल का मैनेजर था, लेकिन शो अभी तक उनके शूट के लिए नहीं पहुंचा था। मैनेजर के पास शो का कॉल आता है और वह बताता है कि वह रास्ते में ही है, लेकिन डायरेक्टर इस बात पर भड़क जाता है क्योंकि शो उन सभी लोगों के समय की कोई कद्र नहीं कर रहा था जो शूट के लिए पूरी तरह से तैयार थे, खासकर उनकी दूसरी मॉडल म्यू जो सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। उनके फोटोशूट का मेन थीम एक कपल पर आधारित था, इसलिए शो के बिना शूटिंग करना नामुमकिन था। डायरेक्टर सोचने लगता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और क्योंकि हर कोई शूटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा था, वह मॉल में ही किसी नए मॉडल को ढूंढने का फैसला करता है। उधर जब हीरो शॉपिंग कर रहा होता है तो कपड़ों की इतनी सारी वैरायटी देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे लगता है कि शायद ये कोई सेल्समैन की तरकीब है। वो लड़कियां उसके बारे में और जानना चाहती थीं और यहाँ तक कि उसके साथ शॉपिंग करने में मदद भी करना चाहती थीं। हीरो नहीं चाहता था कि उन्हें बुरा लगे, इसलिए वह उन्हें बहुत ही प्यार से मना कर देता है। वो लड़कियां यह देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती हैं और उसके पीछे पागल होने लगती हैं। लेकिन हीरो मन ही मन सोच रहा होता है कि क्या उसने उन्हें सही तरीके से मना किया या नहीं। उधर डायरेक्टर एक नए चेहरे को ढूंढने के लिए बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो लोग हार नहीं मान सकते। तभी वो लोग हीरो के पास से गुजरते हैं
और डायरेक्टर उसे देखते ही समझ जाता है कि यही वो लड़का है जिसकी उन्हें तलाश है। वो लोग हीरो के पास जाते हैं और डायरेक्टर उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। हीरो यह सब करने से काफी घबरा रहा था, लेकिन वह उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उस शूट के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। इसलिए आखिर में वह उनके लिए मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाता है और उस शूट में वह उस लड़की के बॉयफ्रेंड की तरह एक्टिंग करता है। अलग अलग कपड़ों और पोज में फोटो लेते हुए डायरेक्टर हीरो से कहता है कि वह और ज्यादा हॉट और सेक्सी दिखे, लेकिन हीरो को यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तब म्यू उसे बताती है कि पहली बार के हिसाब से वह बहुत अच्छा कर रहा है और हीरो उसकी खूबसूरती देखकर एकदम खो सा जाता है। वह उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन हीरो ध्यान देता है कि वह उसके थोड़ा और करीब आ रही है। डायरेक्टर नोटिस करता है कि हीरो कैमरे के सामने थोड़ा अकड़ा हुआ लग रहा है। वो लोग अपनी अगली लोकेशन पर जाते हैं और हीरो म्यू को देखकर बहुत इंप्रेस होता है। वह सोचता है कि भले ही वो दोनों एक ही उम्र के हैं, फिर भी म्यू कैमरे के सामने कितनी प्रो है, इसलिए वह भी अपना बेस्ट देने का फैसला करता है। लेकिन अगले शॉट के लिए म्यू उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वह उसके और करीब आती है, हीरो घबरा जाता है। डायरेक्टर म्यू को और करीब जाने को कहता है तो वह अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है और बिल्कुल उसके पास आ जाती है। यह देखकर हीरो और भी ज्यादा शर्मा जाता है और वहां मौजूद सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। इसी बीच दूसरी दुनिया में हम राजकुमारी लेक्सिया को देखते हैं, जो सोच रही होती है कि कैसे उस लड़के ने उसकी जान बचाई थी। वह बाहर जाने का फैसला करती है और उसका नाइट उससे पूछता है कि वह कहां जा रही है। वह कहती है कि वह वापस डार्क फॉरेस्ट जा रही है ताकि उस इंसान को ढूंढ सके जिसने उसे बचाया था। लेकिन उसका नाइट कहता है कि उस भयानक जंगल में किसी का भी जिंदा रहना नामुमकिन है। लेक्सिया जिद करती है कि उसे किसी ने बचाया था और उसे उस इंसान को शुक्रिया कहना ही होगा। उसका नाइट उसे वहां वापस जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह कहती है कि इस बार वो सभी उसके साथ चलेंगे। वो लोग सोचते हैं कि आखिर राजकुमारी इतनी बेपरवाह किसके जैसी बन गई है। मॉल में वापस शूट खत्म हो जाता है और हीरो बुरी तरह थक जाता है। म्यू उसे एक बार फिर शुक्रिया कहती है और तभी अचानक से हीरो के गले में उसका ड्रिंक अटक जाता है। म्यू उसे अपना रुमाल देती है, लेकिन हीरो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह अपनी आस्तीन से भी पसीना नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो कपड़े उसके नहीं थे। हीरो अपने इस मॉडलिंग के अनुभव के बारे में सोचता है और उसे लगता है कि म्यू इसमें बहुत कमाल की है, लेकिन म्यू कहती है कि उसे बस इसकी आदत हो गई है और बताती है कि जब उसने शुरुआत की थी तब वह भी बहुत गलतियां करती थी। हीरो सोचता है कि शायद यह पहली बार है जब उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्योंकि पहले कभी उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला था। वह म्यू से पूछता है कि उसने मॉडलिंग क्यों शुरू की, तो वह बताती है कि वह बस लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा इतने बिजी रहते थे कि उनके पास उसके लिए कभी समय नहीं होता था। फिर जब उसके कुछ फैंस बन गए तो उसने इसे जारी रखा क्योंकि उसे अच्छा लगता था कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वह उन लोगों के चेहरे पर खुशी ला पा रही है जो उसे देखते हैं। वह भी बहुत गलतियां करती थी। हीरो सोचता है कि शायद यह पहली बार है जब उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्योंकि पहले कभी उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला था। वह म्यू से पूछता है कि उसने मॉडलिंग क्यों शुरू की, तो वह बताती है कि वह बस लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा इतने बिजी रहते थे कि उनके पास उसके लिए कभी समय नहीं होता था। फिर जब उसके कुछ फैंस बन गए तो उसने इसे जारी रखा क्योंकि उसे अच्छा लगता था कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और वह उन लोगों के चेहरे पर खुशी ला पा रही है जो उसे देखते हैं। वह हीरो से कहती है कि वह भी यह सब कर सकता है, बस उसे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए और रास्ते में आने वाले हर पल का मजा लेना चाहिए। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो डायरेक्टर उनकी कुछ बहुत ही नेचुरल तस्वीरें खींच लेता है, लेकिन उसी वक्त वहां अचानक से शो आ जाता है और भीड़ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह म्यू के पास आता है और कहता है कि अब वो अपना शूट शुरू कर सकते हैं। वह म्यू को दीवार की तरफ धकेलता है और उसे ड्रिंक्स के लिए बाहर चलने को कहता है, लेकिन हीरो देख सकता था कि म्यू अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। वह उन्हें बीच में रोकता है और शो पूछता है कि वह कौन है। शो उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हर कोई यह देखकर हैरान रह जाता है और हीरो सोचता है कि शो का पंच कितना स्लो था। हीरो घबराने लगता है कि कहीं उसने यहाँ कोई तमाशा तो खड़ा नहीं कर दिया और इतने हैंडसम लड़के को पीटने के लिए अब वह मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन भीड़ उसके लिए तालियां बजाने लगती है और उसे बहुत कूल समझती है। शो हैरान था कि बॉक्सिंग करने के बाद भी वह कैसे हार गया। डायरेक्टर उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि उन्होंने यह सब 4K कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। शो वहां से भाग जाता है और म्यू हीरो को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। वह बताती है कि शो काफी समय से उसके पीछे पड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि शो का बर्ताव हमेशा से ही ऐसा बुरा रहा है और इस घटना के बाद शायद ही उसे अब कोई काम मिले। डायरेक्टर हीरो से पूछता है कि क्या वह और मॉडलिंग करना चाहेगा। हीरो इतने सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका देने के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उसे लगता है कि वह इस काम के लिए सही नहीं है, इसलिए वह आखिरी में उन्हें मना कर देता है। डायरेक्टर उसके फैसले का सम्मान करता है और वो लोग शूट के सारे कपड़े हीरो को ही दे देते हैं, क्योंकि वह एक नौसिखिया था, इसलिए वो उसे पैसे नहीं दे सकते थे। हीरो सोचता है कि उसके लिए बस यह अनुभव ही काफी था, लेकिन डायरेक्टर कहता है कि काम के बदले कुछ मिलना तो बनता ही है, खासकर तब जब उसने उन सबकी मदद की हो। इसलिए हीरो उन कपड़ों को रख लेता है। म्यू कहती है कि वह आगे भी उसके साथ काम करना चाहेगी और वो सब उसे उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बाद में अपनी कार में डायरेक्टर सोचता है कि यह कितने दुख की बात है कि हीरो ने मॉडलिंग जारी नहीं रखी, क्योंकि उसे पता था कि वह एक बहुत बड़ा स्टार बन सकता था। तस्वीरों को वापस देखते हुए म्यू सोचती है कि हीरो कितना अलग था। डायरेक्टर देख सकता था कि वह लाल हो रही है, इसलिए वह उसे चिढ़ाने लगता है कि शायद उसे हीरो पसंद आ गया है। हीरो अपना वार्डरोब सेट करता है और अपने सारे नए कपड़े पैक करता है। हम देखते हैं कि उसकी तस्वीर हर जगह मॉडलिंग एजेंसीज तक पहुंच चुकी है और सब सोच रहे हैं कि यह लड़का आखिर है कौन।
हम एक औरत को देखते हैं जो उसे साइन करने के लिए पागल हो रही है और अपने आदमी को हुक्म देती है कि वह उसे सबसे पहले ढूंढ निकाले। उसने देखा था कि कैसे एक नौसिखिया होने के बावजूद वह म्यू के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था, इसलिए उसने ठान लिया था कि वह उसे अपने हाथ से जाने नहीं देगी। इसी बीच दूसरी दुनिया में हम लेक्सिया के नाइट्स को कुछ गोब्लिन्स से लड़ते हुए देखते हैं। नाइट्स को काफी मुश्किल हो रही थी और तभी अचानक एक गोब्लिन लेक्सिया के पीछे आ जाता है, लेकिन तभी हीरो वहां आ जाता है और उस गोब्लिन को मार गिराता है। वो सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और हीरो बड़ी ही आसानी से बाकी के गोब्लिन्स को भी मार देता है। लेक्सिया उसे अपने सामने सच में देखकर बहुत खुश होती है। हीरो एक घायल नाइट का इलाज करता है और लेक्सिया उसके पास आकर कहती है कि वह डार्क फॉरेस्ट में इसलिए आई थी क्योंकि उसे उससे कुछ कहना था। हीरो सोचता है कि उसे क्या काम हो सकता है, लेकिन तभी वह अचानक से पूछ लेती है कि क्या वह उससे शादी करेगा। यह सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। उसका नाइट सोच में पड़ जाता है कि वह क्या कह रही है और उसे याद दिलाता है कि वह एक राजकुमारी है। वह कहता है कि वो लोग हीरो के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन लेक्सिया जिद करती है कि उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, लेकिन हीरो उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है कि यह जंगल बहुत खतरनाक है, इसलिए वह उन्हें अपने घर ले जाने का न्योता देता है, जिससे वो सब बहुत हैरान होते हैं कि वह सच में इस जंगल में रहता है। वो सब उसका घर देखकर दंग रह जाते हैं। वह नाइट अपना नाम ओवेन बताता है, जो कि अर्जेलिया नाइट्स का कैप्टन था। वह लेक्सिया को अर्जेलिया की पहली राजकुमारी बताता है और यह भी कि गद्दी पर बैठने वालों में उसका नंबर दूसरा है। लेक्सिया उसे एक बार फिर बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। यह जानने के बाद कि वह एक राजकुमारी है, हीरो को अपने बर्ताव को लेकर थोड़ी चिंता होने लगती है, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि वह परेशान ना हो क्योंकि यह कोई ऑफिशियल द्वारा नहीं है और वह उन सबका रखवाला है। हीरो अपना नाम बताता है, लेकिन उन्हें उसका नाम थोड़ा अजीब लगता है और वो सोचते हैं कि शायद वह किसी दूसरे देश से है। लेक्सिया ख्यालों में खो जाती है कि शायद वह किसी और देश का राजकुमार होगा, लेकिन ओवेन को कुछ और ही चिंता सता रही होती है। ओवेन बताता है कि वो लोग उसे ही ढूंढने आए थे क्योंकि जब उसने पहली बार लेक्सिया को बचाया था तब उसे शुक्रिया कहने का मौका नहीं मिला था। लेक्सिया कहती है कि उस दिन के बाद से वह बस उसी के बारे में सोच रही है और ऐसा उसे पहली बार महसूस हुआ है। वह एक बार फिर से उससे शादी के लिए पूछती है। हीरो यह सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचता है कि यह शादी का प्रपोजल कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया। इससे राजकुमारी को लगता है कि प्यार इतना आसान नहीं हो सकता। उसने जितनी भी रोमांटिक कहानियां पढ़ी थीं, उनके हिसाब से प्यार में रुकावटें तो आनी ही चाहिए, और अगर सब कुछ इतनी आसानी से हो गया तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। इसलिए वह पूछती है कि क्या वो दोस्त बनकर शुरुआत कर सकते हैं। अपने पुराने अनुभवों को याद करके हीरो थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन वह उसका दोस्त बनने के लिए मान जाता है। ओवेन बताता है कि उनके यहाँ आने की एक और वजह भी है। राजा चाहते हैं कि हीरो उनके शाही महल में आए ताकि राजा खुद उसे पर्सनली धन्यवाद दे सके। हीरो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन ओवेन कहता है कि यह राजा का आदेश है और वह तब तक वहां से नहीं जा सकता जब तक कि हीरो हाँ न कर दे, इसलिए मजबूरन हीरो को यह न्योता मानना ही पड़ता है। ओवेन बताता है कि आने जाने में उन्हें करीब 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन हीरो सोचता है कि इससे उसके नए स्कूल के पहले दिन में रुकावट आ जाएगी, इसलिए वह मिलने के इस समय को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहता है। ओवेन कहता है कि वो खुशी खुशी उसका इंतजार कर लेंगे और जब भी वह आना चाहे आ सकता है। वो लोग वहां से विदा लेते हैं और लेक्सिया उससे कहती है कि वह तैयार रहे क्योंकि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वह उसका दिल जीत लेगी। कहीं दूर शाही राजधानी में हम देखते हैं कि एक आदमी लेक्सिया को मारने के नाकाम प्लान के बारे में रिपोर्ट दे रहा है। वहां एक नकाबपोश आदमी होता है और हमें पता चलता है कि उसी ने लेक्सिया के पीछे हत्यारे भेजे थे, लेकिन वो हत्यारे डार्क फॉरेस्ट में चले गए और वहां के मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला। वह नकाबपोश आदमी सोच में पड़ जाता है कि लेक्सिया बिना हथियारों के जिंदा वापस कैसे आ गई और अपने आदमी को चेतावनी देता है कि अगली बार वह फेल नहीं होना चाहिए। वह अपना नकाब उतारता है जिससे उसका बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि वह शाही परिवार का ही हिस्सा है और वह लेक्सिया से अपना बदला लेने की कसम खाता है। हीरो के घर में वह कैलेंडर पर वह तारीख मार्क करता है जब उसे राजा से मिलने जाना है। वह अपनी नई यूनिफॉर्म पहनता है और एकेडमी में अपना पहला दिन शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। जब वह चलता है तो हर कोई उसे घूरता है। उन्हें लगता है कि वह कोई बहुत मशहूर मॉडल होगा। जब वह पहुंचता है तो डायरेक्टर उसका स्वागत करता है, लेकिन माफी मांगते हुए कहता है कि उसके पास बात करने का समय नहीं है। वह हीरो से कहता है कि वह बस स्कूल में मजे करे। क्लास में हीरो को एक पक्के स्टूडेंट के तौर पर मिलवाया जाता है और हम रियो और शिंगो को देखते हैं जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सीन एक सॉकर गेम पर जाता है और हम रॉय नाम के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। वह एक गोल करता है और सारी लड़कियां उसके लिए चीयर करती हैं। हीरो साइड लाइन से खड़े होकर यह सब देख रहा होता है और रॉय की स्किल से बहुत इंप्रेस होता है। तभी काइडे नाम की एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है कि वह गेम क्यों नहीं खेल रहा। हीरो बताता है कि अभी तक उसे उसके जिम के कपड़े नहीं मिले हैं। हम रॉय को देखते हैं जो अकेले ही सामने वाली टीम से भिड़ रहा है, लेकिन वह उन्हें चकमा देकर बॉल अपने साथी अकीरा को पास कर देता है। अकीरा गोल की तरफ दौड़ता है और अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन उससे गलती हो जाती है और वह बॉल सीधा काइडे की तरफ किक कर देता है। हालांकि हीरो उस बॉल को रोक लेता है और इसी बीच एक गोल भी कर देता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि वह इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। वह काइडे को चेक करता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह तो उसकी रफ्तार देखकर सन्न रह गई थी। अकीरा दौड़कर माफी मांगने आता है और कसम खाता है कि वह काइडे का नौकर बन जाएगा, लेकिन काइडे कहती है कि वह ठीक है और उसे मना कर देती है। रियो अकीरा का पक्ष लेते हुए कहता है कि वह बस थोड़ा अजीब है। अकीरा उन दोनों को बचाने के लिए रियो को धन्यवाद देता है। बाद में हम काओरी को देखते हैं जो जिम क्लास के लिए कपड़े बदलने जा रही है। सारी लड़कियां हीरो के बारे में बातें कर रही होती हैं और सोचती हैं कि वह किसी राजकुमार जैसा है। काइडे उसे सारी बातें बताती है और लड़कियों को लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर होगी क्योंकि वह इतना कूल है, लेकिन काओरी और काइडे दोनों पक्के तौर पर कहती हैं कि अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है।
अपनी अगली क्लास के दौरान हीरो फील्ड पर खड़ी काउरी को देखकर हाथ हिलाता है, लेकिन तभी अचानक कुछ गुंडे अपनी मोटर बाइक्स पर वहां घुस आते हैं। वो लड़कियों को घेर लेते हैं और अपने बैट हवा में घुमाने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स यह तमाशा देखने लगते हैं। वो लोग पहचान जाते हैं कि यह रेड ओगर्स नाम का एक ग्रुप है जो इलाके का सबसे खतरनाक गुंडों का गैंग है। हीरो भी उन्हें पहचान लेता है और देखता है कि उसके भाई बहन भी उसी ग्रुप के साथ हैं। काउरी पूछती है कि वो लोग उनके स्कूल में क्या कर रहे हैं। तभी हीरो का भाई योटा उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि यही डायरेक्टर की बेटी है। काउरी उन दोनों को पहचान लेती है और वो कहते हैं कि वो यहाँ उससे बदला लेने आए हैं क्योंकि उसने उन्हें नीचा दिखाया था और हीरो को एकेडमी में एडमिशन दे दिया था। काउरी उन्हें चेतावनी देती है कि पुलिस रास्ते में है, लेकिन हीरो की बहन सारा सोचती है कि पुलिस के आने से पहले उनके पास काफी समय है, इसलिए बदला लेने के लिए वो उसे किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। गुंडे उसे घेर लेते हैं और हालात बहुत खराब लग रहे थे। हीरो उसे बचाना तो चाहता है, लेकिन उसके पैर कांप रहे होते हैं। भले ही उसने दूसरी दुनिया में इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन इन गुंडों को सामने देखकर वह अंदर से डर गया था। उसके दोस्त उसे घबराते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभाल लेता है। वह खिड़की खोलता है और सीधा नीचे कूद जाता है, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग चौथी मंजिल पर थे। लेकिन हीरो बिना किसी हथियार के बिल्कुल सही सलामत नीचे लैंड करता है। वह सीधा उस लड़के इराकी के पास जाता है जो उसे पुराने स्कूल में परेशान करता था। इराकी कहता है कि अब उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। वह अपने लड़कों को हीरो पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन हीरो बड़ी ही आसानी से उनके सारे अटैक से बच जाता है और एक ही पल में उन सबके हथियार छीन लेता है। इराकी भी उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा काउरी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन अमोरे नाम का एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। वो आदमी पूरी ताकत से उस पर झपटता है, लेकिन हीरो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। हीरो काउरी के पास पहुंचकर चेक करता है कि वह ठीक तो है। तभी उस गैंग का बॉस हीरो पर झपट पड़ता है। हीरो खुद को बचा लेता है, लेकिन बॉस अपनी बाइक से उस पर अटैक कर देता है। हीरो रास्ते से हट जाता है और वह आदमी अपनी बाइक से कंट्रोल खोकर बुरी तरह गिर जाता है। बॉस बेहोश हो जाता है और पुलिस वहां आ जाती है। सारे गुंडों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में वापस जाने को कहा जाता है। हीरो चेक करता है कि काउरी ठीक तो है और अचानक से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, लेकिन हीरो उसे गिरने से बचा लेता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इसी बीच योटा सोचता है कि ये रेड ओगर्स तो किसी काम के नहीं निकले, लेकिन तभी गैंग का बॉस उसका गला पकड़ लेता है और अपनी इस हालत का जिम्मेदार उसे ही बताता है। सारा उसे छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन वह उसे लात मारकर दूर कर देता है। बॉस योटा का गला दबाना जारी रखता है, लेकिन हीरो बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है और योटा उसे थैंक यू कहता है। बॉस फिर से उस पर अटैक करने दौड़ता है, लेकिन हीरो बस उसे घूर कर ही डरा देता है। सारे स्टूडेंट्स सोच में पड़ जाते हैं कि यह सब क्या हुआ, लेकिन जल्द ही सब कुछ शांत हो जाता है। योटा पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, तो हीरो कहता है कि भले ही उन्होंने उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन वो आखिर हैं तो उसका परिवार ही, इसलिए वह उन्हें ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसके दोनों भाई रोने लगते हैं और अपने की माफी मांगने लगते हैं। उसके दोस्त भी वहां आ जाते हैं और हीरो उनसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, लेकिन वो सब उसकी तारीफ कर रहे थे और सोच रहे थे कि वह चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे कैसे कूद गया। हीरो दूसरी दुनिया में कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए जाता है। उसे ओवेन की वो चेतावनी याद आती है कि डार्क फॉरेस्ट को इस पूरी जमीन का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है। वहां इतने ताकतवर मॉन्स्टर हैं जो आसानी से पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। इसलिए हीरो उस साधु के बारे में सोचता है जिसका यह घर था। वह जंगल में और गहरे तक जाता है ताकि कुछ और ताकतवर मॉन्स्टर का सामना कर सके। तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आती है और वह देखता है कि एक ऑर्क एक छोटे से पिल्ले पर अटैक कर रहा है। उस पिल्ले के शरीर से एक डार्क एनर्जी निकल रही होती है, लेकिन वह इतना कमजोर था कि लड़ नहीं सकता था। हीरो दूर से यह सब देखता है और उसे पता चलता है कि वह ऑर्क लेवल 600 का एक ऑर्क किंग है जिसका अटैक 20,000 से भी ज्यादा है। हीरो को लगता है कि वह उसके सामने टिक नहीं पाएगा, इसलिए वह उस पिल्ले को बचाने का ख्याल छोड़ देता है। लेकिन वह ऑर्क उस पिल्ले को बुरी तरह पीटता रहता है और उसके शरीर को अपने पैरों से कुचलता है। हीरो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वह सोचता है कि अगर उसके दादाजी यहाँ होते तो वो क्या करते, इसलिए वह उसकी मदद करने का फैसला करता है और सोचता है कि शायद वह उस ऑर्क का ध्यान भटका सकेगा। वह पूरी ताकत से उस पर झपटता है और सच में सिर्फ एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। हिम्मत जुटाने में इतना लंबा समय लगाने और फिर इतनी आसानी से सब कुछ खत्म हो जाने पर उसे खुद पर ही शर्म आने लगती है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने लेवल 1 पर होते हुए भी उस ओगर को हरा दिया था। वह उस साधु के बारे में सोचने लगता है जिसने ऐसे खतरनाक वेपन बनाए थे। वह उस पिल्ले के पास जाता है, लेकिन वह उस पर गुर्राने लगता है। हीरो उसे एक पोर्शन देता है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। वह जल्दी से उस पिल्ले का इलाज करता है और फिर वो पिल्ला भी उसे पसंद करने लगता है। हीरो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वह पूरी तरह से अकेला है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। वो पिल्ला भी खुशी खुशी मान जाता है और अचानक से हीरो को एक टेमिंग स्किल मिल जाती है जिससे वह कुत्ता उसका नया साथी बन जाता है। वह उसके स्टैट चेक करता है और पाता है कि वह असल में लेवल 500 का एक ब्लैक फेनरियर है। उसके स्टैट देखकर वह बहुत इंप्रेस होता है। वह उसे एक नया नाम देने के बारे में सोचता है और उसके काले बालों को देखकर वह उसे नाइट नाम देता है। नाइट भी यह नाम सुनकर खुशी से उसके ऊपर कूद पड़ता है। वो दोनों वापस घर जाते हैं और हीरो ऑर्क किंग से मिली हुई लूट को चेक करता है। वहां एक एस रैंक का मैजिक स्टोन था और साथ ही उस ऑर्क किंग की सोर्ड और आर्मर भी था, लेकिन वो वेपन इंसानों के काम नहीं आ सकते थे। हालांकि उन्हें फिर से रिफोर्स करना मुमकिन था। वहां एक बहुत ही रेयर ब्रश भी था जिसमें बाल उगाने की ताकत थी। हीरो उस ब्रश का इस्तेमाल नाइट के बालों को संवारने के लिए करता है।
वह अपने खुद के स्टैट चेक करता है और देखता है कि वह अभी भी लेवल 235 पर ही है। उसे अजीब लगता है कि एक लेवल 600 के मॉन्स्टर को हराने के बाद भी उसका लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन वह सोचता है कि कभी ना कभी उसे इस लेवलिंग सिस्टम के बारे में समझ आ ही जाएगा। असली दुनिया में वापस आकर स्कूल जाते समय वह नाइट को अपने घर में ही छोड़ देता है। वह अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या आसपास कोई पेट शॉप है और बताता है कि उसने अभी अभी एक कुत्ता गोद लिया है। कायडे यह सुनकर बहुत खुश होती है और उसकी तस्वीरें देखने की जिद करती है, लेकिन जब वह उसके इतने करीब आती है तो हीरो घबरा जाता है। कायडे उससे माफी मांगती है और हीरो कहता है कि उसके पास कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। उसके दोस्तों को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह बस इतना कहता है कि उसे कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वो उसे पास की एक पेट शॉप के बारे में बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो स्कूल के बाद उसके साथ जाने के लिए फ्री नहीं है। तभी कायडे उसके साथ चलने का ऑफर देती है। हीरो मदद के लिए उसे धन्यवाद कहता है, लेकिन कायडे मन ही मन सोचने लगती है कि यह तो किसी डेट जैसा हो सकता है। फिर भी वह उससे कहती है कि वह इसके बारे में चिंता ना करे। जब वह घर पहुंचता है तो नाइट दौड़कर उसके पास आता है। हीरो उसे वो सारी चीजें दिखाता है जो कायडे ने दुकान से चुनने में उसकी मदद की थी। वह नाइट को उसका नया पट्टा पहनाता है और वो दोनों वॉक पर जाने का फैसला करते हैं। वो पार्क में जाते हैं और हर कोई हीरो को घूर रहा होता है। उन्हें लगता है कि वह बहुत कूल दिख रहा है और नाइट बहुत क्यूट है। वहां उसकी मुलाकात काउरी से होती है और वह नाइट को उससे मिलवाता है। वह उसे प्यार से सहलाने लगती है और उसे वह बहुत प्यारा लगता है। आसपास खड़े लोग उन्हें देखकर सोचते हैं कि वो दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। काउरी उससे नाइट की ब्रीड के बारे में पूछती है, लेकिन वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वह यह तो नहीं बता सकता था कि यह एक फेनरियर है। लेकिन काउरी समझ जाती है कि वह बहुत होशियार है और इस बात से खुश होती है कि हीरो ने उसे गोद लिया है। तभी एक लड़की हीरो को आवाज लगाती है और वह वही मॉडल म्यू निकलती है जिसके साथ उसने काम किया था। पता चलता है कि वह भी उसी इलाके में रहती है और पार्क में टहलने आती है। हीरो उन दोनों लड़कियों की एक दूसरे से पहचान कराता है और लोग उसे एक और खूबसूरत लड़की के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। वो लोग और भी ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं क्योंकि लोग म्यू को पहचानने लगे थे। म्यू कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहती थी, इसलिए वह वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन कहती है कि वह उससे दोबारा मिलना चाहेगी। उसके जाने के बाद काउरी सोचती है कि क्या म्यू उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हीरो हैरान होकर कहता है कि वह उससे पहले सिर्फ एक बार ही मिला है और वह उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लेकिन काउरी उसकी इस बात से सहमत नहीं थी। तभी अचानक एक औरत चिल्लाती है क्योंकि एक आदमी उसका पर्स लेकर भाग रहा होता है। काउरी सोचती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और हीरो नाइट को उस आदमी के पीछे जाने के लिए कहता है। वो उस बूढ़ी औरत को चेक करते हैं और जल्द ही नाइट उस आदमी को घसीटते हुए वापस ले आता है। हीरो काउरी से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी खुद को छुड़ाकर काउरी की तरफ दौड़ता है ताकि उसे रोक सके, लेकिन हीरो बीच में आ जाता है और बड़ी ही आसानी से उसके हथियार छीनकर उसे रोक लेता है। भीड़ उसके लिए तालियां बजाने लगती है और उसे बहुत कूल समझती है। काउरी उसे एक बार फिर बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। वो उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और हीरो घर की तरफ निकल पड़ता है। हीरो नाइट के साथ डार्क फॉरेस्ट में और अंदर तक एक्सप्लोर करना जारी रखता है। उनका सामना अनगिनत मॉन्स्टर से होता है। वो एक और ऑर्क किंग से टकराते हैं, लेकिन इस बार नाइट अपनी स्किल दिखाता है और उसकी गर्दन पर काटकर उसे अकेले ही मार गिराता है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक क्रिस्टल हिरण से होता है जो लेवल 630 पर था। हीरो गायब रहकर उसे देखता है और पाता है कि उसका मैजिक स्टैट बहुत ही शानदार है। वह सोचता है कि उसे इसके पास कैसे जाना चाहिए, लेकिन वह हिरण गायब होने के बावजूद भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इसलिए हीरो के पास सोचने का समय ही नहीं बचता। वह उन पर अटैक कर देता है, इसलिए वो दोनों अलग हो जाते हैं। नाइट अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरण खुद को बचाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करके एक धमाका करता है। वह एक और अटैक तैयार करता है और हीरो पर पानी का एक तेज ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन हीरो उससे बच निकलता है। हीरो सोचता है कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, इसलिए वह नाइट से कहता है कि वह उसके लिए एक मौका बनाए। नाइट अपनी स्पीड से हिरण के चारों ओर कूदता है, लेकिन हिरण अपने मैजिक से पलटवार करता है, जिससे उस इलाके में अनगिनत धमाके होने लगते हैं। लेकिन नाइट किसी तरह उस पर एक वॉर करने में कामयाब हो जाता है और हीरो इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देता है। वह उससे मिली हुई लूट चेक करता है और वहां एक बॉक्स उसका ध्यान खींचता है। जब वह उसे खोलकर देखता है तो पता चलता है कि वह एक पोर्टेबल बाथ सेट है जो अपने आप साफ रहता है। इसमें एक प्राइवेसी फीचर भी है जो लोगों को अंदर झांकने से रोकता है। ऐसी चीज पाकर वह बहुत हैरान होता है और उसे ट्राई करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि इसमें कई सारी सेटिंग्स हैं जिन्हें वह अपनी पसंद से चुन सकता है। जंगल के बीच में इसका इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक था, इसलिए वह रात बिताने के लिए अपने घर लौट जाता है और नाइट के साथ एक रिलैक्सिंग बाथ लेता है। अगले दिन वो एक नीडल रोलर से लड़ते हैं जिसकी स्पीड बहुत कमाल की थी। शुरुआत में हीरो को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वह उसके मूवमेंट्स का अंदाजा लगा लेता है और उसके अटैक से बच जाता है। इससे वह मॉन्स्टर दीवार में फंस जाता है और हीरो उसे खत्म कर देता है। वह आखिरकार लेवल 240 पर पहुंच जाता है और नाइट भी लेवल 510 पर पहुंच जाता है। जहां वह मॉन्स्टर टकराया था वहां की दीवार अचानक टूट जाती है और एक गुफा दिखाई देती है, इसलिए वो उसे चेक करने का फैसला करते हैं। हीरो दुश्मनों को स्कैन करता है, लेकिन वहां किसी भी मॉन्स्टर का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही वो एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, गुफा में अचानक से रोशनी हो जाती है। जब वो चारों तरफ देखते हैं तो एक लाश देखकर हीरो शॉक हो जाता है, लेकिन नाइट जमीन पर पड़ी एक किताब की तरफ इशारा करता है। हीरो उसे चेक करता है और पता चलता है कि यह उसी साधु की किताब है। जैसे जैसे हीरो किताब पढ़ता है उसे पता चलता है कि वह साधु सब कुछ कर सकता था। उसने हर तरह की स्किल में महारत हासिल कर ली थी और वह एक गॉड जितना ताकतवर बन गया था। यहाँ तक कि गॉड्स ने भी उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उसने उनका न्योता ठुकरा दिया था। किताब हीरो से बात करने लगती है
और उसे चेतावनी देती है कि जैसे जैसे वह ताकतवर होता जाएगा आसपास के लोग उससे डरने लगेंगे। हीरो सोचता है कि वह इसे होने से कैसे रोक सकता है और तभी उसे उस साधु की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि वह ऐसे लोगों को ढूंढे जिन पर वह भरोसा कर सके। साधु उससे पूछता है कि क्या वह कुछ जानना चाहता है और हीरो मैजिक सीखने के लिए कहता है। इसलिए साधु उस किताब को मैजिक के बारे में अपनी सारी जानकारी से भर देता है, लेकिन वह बताता है कि हीरो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके शरीर में जादुई सर्किट्स नहीं है, क्योंकि वह किसी दूसरी दुनिया से है। हालांकि साधु अपने खुद के जादुई सर्किट्स हीरो को देने का फैसला करता है और उसे खुशियां ढूंढने और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहता है। हीरो अपने घर लौटता है और किताब से मैजिक का इस्तेमाल करना सीखने लगता है। वह अपने आसपास की मैजिक एनर्जी को महसूस करने से शुरुआत करता है। वह मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन स्किल सीख लेता है। उसे पता चलता है कि उसे बस अपने हाथ में मैजिक एनर्जी को इकट्ठा करना है और जिस मैजिक का वह इस्तेमाल करना चाहता है बस उसके बारे में कल्पना करनी है। इसलिए वह इसे ट्राई करने के लिए बाहर जाता है और पानी के एक गोले की कल्पना करता है। ऐसा लगता है कि नाइट भी सीख रहा है। वह उस गोले को पेड़ पर मारने की कोशिश करता है और वह इतना ज्यादा ताकतवर निकलता है कि पेड़ के आर पार हो जाता है। इसी बीच शाही राजधानी में ओवेन राजा को अपनी रिपोर्ट देता है। वह राजा को हीरो के बारे में बताता है, लेकिन जब वह यह बताता है कि कैसे राजकुमारी ने उसे प्रपोज किया था तो राजा अपना आपा खो बैठता है। राजा को लगता है कि हीरो ने उसकी बेटी को अपने जाल में फंसाया है। स्कूल में वापस हीरो ख्यालों में खोया हुआ था और साधु की किताब के बारे में सोच रहा था जिसने उसे मैजिक का इस्तेमाल करने को लेकर चेतावनी दी थी, क्योंकि वह जो तकनीकें सीख रहा है वो दूसरी दुनिया में भी आमतौर पर किसी को नहीं पता है। टीचर उन्हें याद दिलाती है कि अगले हफ्ते वो लोग कैंपिंग पर जाने वाले हैं और उन्हें 4-4 के ग्रुप में बांट देती हैं। हीरो को काइडे, अकीरा और रिन नाम की एक लड़की के साथ एक ग्रुप में रखा जाता है। काइडे ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन हीरो बताता है कि उसके पास कैंपिंग का कोई सामान नहीं है। इसलिए काइडे सुझाव देती है कि उन्हें शॉपिंग के लिए चलना चाहिए। वो लोग मॉल जाते हैं जहां शिंगो काओरी को उनके साथ देखकर हैरान रह जाता है। रियो को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हीरो काओरी का दोस्त है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उससे बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह डायरेक्टर की बेटी है। लेकिन काओरी उनसे कहती है कि वो उसे भी बस एक आम स्टूडेंट की तरह ही समझें। हीरो पूछता है कि अकीरा कहाँ है और शिंगो बताता है कि वह नहीं आ पाया। वो लोग अंदर जाते हैं और हीरो को एक बैकपैक चुनने में मदद करते हैं। वो लोग बाहर घूमने का फैसला करते हैं और एक आर्केड में पहुंच जाते हैं। शिंगो एक क्रेन गेम में अपने फेवरेट कैरेक्टर को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन कहता है कि वह इस गेम में बहुत बुरा है। हीरो इसे ट्राई करने का फैसला करता है और अपनी डिटेक्ट वीकनेस स्किल का इस्तेमाल करके वह कमजोर पॉइंट ढूंढ लेता है और एक ही बार में उस फिगर को जीत लेता है। काइडे उससे एक बिल्ली जीतने के लिए कहती है तो वह फिर से अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और आसानी से उसके लिए वह जीत लेता है। वह अपने सभी दोस्तों के लिए प्राइज जीतता है और काओरी कहती है कि यह उसका आर्केड में पहला मौका था और वह उसे गिफ्ट के लिए शुक्रिया कहती है। लड़कियां कपड़े खरीदने का फैसला करती हैं, इसीलिए लड़के ब्रेक लेकर एक कैफे में ड्रिंक के लिए चले जाते हैं। हीरो सोचता है कि पहली बार दोस्तों के साथ घूमकर उसे कितना मजा आया, लेकिन तभी अचानक एक अलार्म बजने लगता है और उन्हें बताया जाता है कि आग लग गई है और उन्हें बाहर निकलना होगा। हीरो को लड़कियों की चिंता होने लगती है क्योंकि आग उनके ज्यादा करीब थी। वो लोग सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और हीरो एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने उसके दोस्तों को देखा है। रियो के पास काइडे का कॉल आता है जो बताती है कि वो अभी भी ऊपर ही फंसी हुई हैं। हीरो अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ता है और आग लगने की जगह पर पहुंच जाता है। स्प्रिंकलर्स आग बुझाने के लिए काफी नहीं थे, इसलिए हीरो सोचता है कि अब उसके मैजिक का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वह अपने शरीर को पानी की एक लेयर से कवर कर लेता है जिससे वह सीधा आग के बीच से दौड़ पाता है। हम देखते हैं कि धुएं की वजह से लड़कियां बेहोश हो गई थीं और हीरो उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ता है। वह बिल्कुल सही समय पर उन तक पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या कोई और भी है। वह बिल्डिंग को स्कैन करने के लिए अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करता है और लगता है कि बस वही लोग बचे हैं। वह लड़कियों को अपने मैजिक से कवर कर लेता है, लेकिन आग और भी भड़कने लगती है और उसे डर लगता है कि वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी बीच रियो और शिंगो बाहर से यह सब देख रहे थे और ऑफिसर्स को बताते हैं कि उनके दोस्त अभी भी अंदर ही हैं, लेकिन जब तक आग नहीं बुझती तब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे। हीरो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन छत गिर जाती है और जब वह बचता है तो काओरी के हाथ से उसका दिया हुआ गिफ्ट गिर जाता है। वह एक बंद रास्ते पर पहुंच जाता है और उसे एहसास होता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बिल्डिंग को तोड़ देता है और बाहर निकलने का अपना खुद का रास्ता बना लेता है। बिल्डिंग हिलने लगती है, लेकिन हीरो लड़कियों के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। लड़कियों का इलाज किया जाता है और फायर फाइटर्स उसे इतनी बेवकूफी करने के लिए डांटते हैं। काओरी के पिता वहां आते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे फिर से धन्यवाद कहते हैं। हीरो वह ऑनर पेन वापस कर देता है जो उसने उठाया था। काओरी अपने पिता के गले लग जाती है और हीरो सोचता है कि एक परिवार को कैसा होना चाहिए, लेकिन वह सोचता है कि उसके पास ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो नाइट दौड़कर उसके पास आता है और उसे एहसास होता है कि यही उसका परिवार है। हीरो सोचता है कि वह मैजिक के साथ और क्या क्या कर सकता है। उसे याद आता है कि मैजिक सिर्फ उसकी कल्पनाओं को सच करने का एक तरीका है, इसलिए वह इसका इस्तेमाल ट्रैवल करने के लिए करने की सोचता है। वह जहां जाना चाहता है उस पर फोकस करता है और एक पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाता है जो उसे डार्क फॉरेस्ट की गहराइयों में ले जाता है। वह यह देखकर बहुत खुश होता है कि यह काम कर रहा है, लेकिन लगता है कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ उन जगहों पर जाने के लिए कर सकता है जहां वह पहले जा चुका है। लेकिन वह सोचता है कि वह अपने स्कूल ट्रिप पर जाने के बाद भी नाइट को खाना खिलाने के लिए इसका इस्तेमाल करके घर आ सकता है। वो लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करने का फैसला करते हैं और उन्हें एक गुफा मिलती है जिसमें कुछ गोब्लिन्स थे, लेकिन उसकी लेजेंडरी सोर्ड के सामने वो कहीं नहीं टिक पाते और उन्हें बहुत सारे रेयर आइटम मिलते हैं जिन्हें वह अपनी स्टोरेज स्किल से स्टोर कर लेता है।
वह सोचता है कि नाइट के साथ उसका टीम वर्क बेहतर हो रहा है। वो गुफा से बाहर निकलते हैं और हीरो सोचता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन नाइट उदास हो जाता है क्योंकि वह और आगे जाना चाहता था। हीरो कहता है कि उसे वापस जाना होगा ताकि वह अपने स्कूल ट्रिप की तैयारी कर सके, लेकिन नाइट अचानक भाग जाता है। हीरो उसके पीछे जाता है और लगता है कि नाइट को आगे कुछ महसूस हुआ था, इसलिए हीरो सावधान रहने के लिए अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है और आगे बढ़ता है। उसे एक घायल लड़की मिलती है जो कई सारे गोब्लिन्स का सामना कर रही थी। हीरो उसे बचाना चाहता है, लेकिन नाइट उसे पीछे खींच लेता है। एलीट गोब्लिन अटैक करता है और एक पेड़ को तोड़ देता है, लेकिन वहां कुछ धागे आ जाते हैं जो उसका रास्ता रोक लेते हैं। वह लड़की अटैक करके उस गोब्लिन का हाथ काट देती है। हीरो उन धागों के बारे में सोचता है, लेकिन गोब्लिन्स अचानक उस लड़की पर कूद पड़ते हैं। वह अपने धागों से उनके अटैक को रोक लेती है, लेकिन एलीट गोब्लिन उस पर एक वार कर देता है और ऐसा लगता है कि वह बेहोश हो गई है। जैसे ही गोब्लिन उसके पास आता है, हीरो सामने आ जाता है और नाइट के साथ मिलकर गोब्लिन्स को खत्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक अनगिनत गोब्लिन्स आ जाते हैं, इसीलिए हीरो अपनी डिवाइन विप का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह चाबुक सारे गोब्लिन्स को बांधकर एक ही अटैक में कुचल देता है। वह सोचता है कि यह वेपन तो कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड है, क्योंकि यह एक साथ कई टारगेट्स पर अटैक कर सकता है और इसका वार कभी खाली नहीं जाता। लड़ाई के बाद वह सोचता है कि उसे इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। वह उसे अपने घर ले जाने की सोचता है, लेकिन लगता है कि नाइट को यह आइडिया पसंद नहीं आया। वह उस लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी वह अचानक जाग जाती है। यह देखकर कि उसे कोई उठा रहा है, वह शॉक हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। हीरो उसे अपना हीलिंग जूस देता है, जो तुरंत उसकी सारी चोटों को ठीक कर देता है। वह लड़की यह देखकर हैरान थी कि वह कितना असरदार था और पूछती है कि वह कौन है। तो हीरो अपना और नाइट का नाम बताता है, लेकिन नाइट उसके साथ गुस्से से पेश आता है और हीरो सोचता है कि ऐसा क्यों है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम लूना है और वह बताती है कि वह जंगल में ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन उस एलीट गोब्लिन ने उसे चौंका दिया और वह मुसीबत में पड़ गई। वह पूछती है कि उनका क्या हुआ, तो हीरो बताता है कि उसने उन्हें खत्म कर दिया। वह पूछती है कि वह जंगल में क्या कर रहा है और वह बता देता है कि वह भी ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन यह सुनकर वह लड़की किसी वजह से हैरान हो जाती है, क्योंकि हीरो ही था जो उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर लाया था। लूना पसीने से लथपथ और इतनी गंदी होने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन हीरो कहता है कि कोई बात नहीं। वह पूछती है कि क्या आसपास कोई नदी है जहां वह नहा सके, लेकिन हीरो अपना पोर्टेबल बाथ निकाल लेता है। वह बाहर पहरा देता है और लूना को विश्वास नहीं होता कि उसके पास इतना रेयर आइटम है। हीरो बताता है कि उसे यह एक क्रिस्टल हिरन से मिला था और लूना इंप्रेस होती है कि वह इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा सकता है। हीरो को लगता है कि डार्क फॉरेस्ट के लिए यह नॉर्मल है, लेकिन लूना बताती है कि वह असल में एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर वहां आई है। हालांकि हीरो यह बात नहीं सुन पाता। लूना उसे अपनी ट्रेनिंग में उसका साथ देने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों ही जंगल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वह उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहती थी। हीरो को उसे अकेले ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ना बुरा लगता है, इसलिए वह उसके साथ शामिल होने के लिए मान जाता है। उसके बाद हम उन्हें एक साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। हीरो प्रैक्टिस में उसकी मदद करता है और वह भी उसे बहुत कुछ सिखाती है। वो दोनों ही पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और हम लूना को अपने धागों से एक गोब्लिन को खत्म करते हुए देखते हैं। हीरो एक एलीट गोब्लिन को हराने के लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन वह कहती है कि उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वह कहती है कि उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। हीरो उसे कहता है कि उसे जाना होगा और समझाने की कोशिश करता है कि उसका स्कूल ट्रिप है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह बस माफी मांग लेता है। लेकिन वह उसे उसकी सारी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। ट्रेनिंग के आखिरी दिन के बाद हीरो नहाकर रिलैक्स कर रहा होता है, लेकिन तभी लूना भी अचानक उसके साथ नहाने के लिए आ जाती है। हीरो शर्मा जाता है, लेकिन लूना उसे पकड़ लेती है और बताती है कि उसके साथ बिताया हुआ समय उसके लिए कितने मायने रखता है और वह इसे हमेशा याद रखेगी। वह उसे एक बार फिर शुक्रिया कहती है और उसकी पीठ धोने का ऑफर देती है, लेकिन उसका तौलिया अचानक गिर जाता है और हीरो शर्मा जाता है। उसकी क्लास अपने स्कूल ट्रिप पर निकलती है और हम हीरो को अपने दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए देखते हैं। कायडे को लगता है कि वह थका हुआ दिख रहा है और हीरो मानता है कि वह पिछली रात ज्यादा सो नहीं पाया था। हीरो गेम जीत जाता है और उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह लगातार 5 बार जीत चुका है, लेकिन हीरो को लगता है कि गेम बस किस्मत का खेल होना चाहिए। हीरो थोड़ी देर सोने का फैसला करता है और वह सोचता है कि वह इसलिए जीतता रहा क्योंकि उसने अपने किस्मत वाले स्टैट में बहुत सारे पॉइंट्स डाले थे। वह सोचता है कि लूना के साथ हुई घटना भी शायद उसकी किस्मत की वजह से ही हुई होगी। जब वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो हीरो जाग जाता है। अपनी मंजिल पर पहुंचकर सारे स्टूडेंट्स कपड़े बदलते हैं और उनकी टीचर बताती हैं कि उन्हें 2 दिन के लिए कैंपिंग करनी है। उन्हें इसी जगह से अपने खाने पीने का इंतजाम करके जिंदा रहने का तरीका ढूंढना होगा। वो बताती हैं कि नदी में मछलियां हैं और आसपास ऐसे पौधे हैं जिन्हें वो खा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को चिंता होती है कि पौधे जहरीले हो सकते हैं, लेकिन सावादा बताती हैं कि स्कूल की डॉक्टर वहीं मौजूद हैं। हालांकि स्टूडेंट्स को वह डॉक्टर थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसके ऑफिस से हमेशा चीखने की आवाजें आती रहती हैं। अकीरा सोचता है कि वो लोग एक दिन बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन सावादा कहती हैं कि यह सब इस लेसन का ही एक हिस्सा है। वह बताती हैं कि यह सभी क्लासों के बीच का एक कंपटीशन है। हीरो सोचता है कि क्या जीतने वालों के लिए कोई इनाम भी है, लेकिन सावादा बताती हैं कि इसका असर उनके बोनस पर पड़ेगा, इसलिए वह सबसे अपना बेस्ट देने को कहती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात से कुछ खास खुश नहीं होते। स्टूडेंट्स को जंगल में छोड़ दिया जाता है और हीरो सोचता है कि उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अकीरा सोचता है कि यहाँ सर्वाइव करना बहुत आसान होगा, लेकिन बाकी तीनों उसे बेवकूफ समझकर इग्नोर कर देते हैं। रेन सुझाव देती है कि हीरो और कायडे को मछली पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, जबकि वह और अकीरा कुछ खाने लायक पौधे ढूंढेंगे। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स नदी के पास हैं और कायडे को लगता है कि वो लोग यहाँ आने में लेट हो गए। वो लोग पानी के पास रियो को देखते हैं और वह उन्हें बताता है कि मछली पकड़ने की सारी अच्छी जगहें पहले ही भर चुकी हैं। कायडे सोचती है कि क्या उन्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, लेकिन हीरो अपनी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करके एक और जगह ढूंढ लेता है। उस जगह पर बहुत सारी मछलियां थीं, लेकिन कायडे को लगता है कि पानी बहुत कम गहरा है, इसलिए उनके मछली पकड़ने वाले कांटे किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन हीरो के पास एक और प्लान था और वह सीधा पानी में उतर जाता है। वह सोचता है कि डार्क फॉरेस्ट के मॉन्स्टर के सामने ये मछलियां तो कुछ भी नहीं है।
वह लूना से सीखी हुई बातों को याद करता है कि कैसे किसी मॉन्स्टर के बर्ताव का अंदाजा लगाया जाता है। वह अपने हाथों से ही एक मछली पकड़ लेता है। काइडे यह देखकर बहुत इंप्रेस होती है और हीरो एक एक करके सारी मछलियां पकड़ने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स को लगता है कि वह पागल हो गया है और काइडे सोचती है कि उसने कुछ ज्यादा ही मछलियां पकड़ ली हैं। हीरो मानता है कि वह भावनाओं में बह गया था और वह मन ही मन लूना को उसकी सलाह के लिए शुक्रिया कहता है। इसी बीच शहर के एक अंधेरे हिस्से में हम कठपुतलियों से भरी एक दुकान देखते हैं। लूना अपने धागों का इस्तेमाल करके उन सब के सिर काट देती है और उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत और भी बढ़ गई है। वह हीरो के साथ बिताए समय के बारे में सोचती है, लेकिन हमें पता चलता है कि वह असल में एक कातिल है और बचपन से ही लोगों को मारती आ रही है। लेकिन उसे हीरो सबसे अलग लगता है और वह सोचती है कि काश वह उससे पहले मिली होती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन वह जानती है कि उसे हीरो को भूलना होगा क्योंकि वह हेडहंटर के नाम से जानी जाती है और वह अपने अगले टारगेट की तैयारी करने लगती है। हीरो और काइडे वापस ऋण से मिलते हैं और उसे अपना सारा शिकार दिखाते हैं। ऋण यह सुनकर हैरान रह जाती है कि हीरो ने सिर्फ अपने हाथों से ही वो सारी मछलियां पकड़ी हैं। हीरो पूछता है कि अकीरा को क्या हुआ जो वह जमीन पर पड़ा है। अकीरा शिकायत करता है कि ऋण ने यह चेक करने के लिए कि मशरूम जहरीले हैं या नहीं उसका इस्तेमाल किया और भालुओं का ध्यान भटकाने के लिए उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया। हीरो को उसकी चिंता होने लगती है और वह उसके स्टैट चेक करता है कि कहीं उसके अंदर जहर तो नहीं चला गया, लेकिन उसे सही सलामत देखकर उसे राहत मिलती है। ऋण और अकीरा वो सारे पौधे दिखाते हैं जो उन्होंने इकट्ठे किए थे। हीरो अपनी स्किल से उनमें से कुछ जहरीले मशरूम हटाकर उन दोनों की तारीफ करता है। वो लोग बिल्डिंग की तरफ जाते हैं ताकि अपनी टीचर को दिखा सकें कि उन्होंने क्या क्या इकट्ठा किया है। हम बाकी स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जिनका खाना चेक किया जा रहा था ताकि उसमें कुछ भी जहरीला ना हो। हीरो की मुलाकात काउरी से होती है जो उससे पूछती है कि उसकी टीम कैसा कर रही है। वो लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी काउरी की टीम उसे बुला लेती है। अकीरा यह देखकर हैरान था कि हीरो उसके इतने करीब है और वह सोचता है कि काश वह भी हीरो जैसा बन पाता। उनकी टीम सवादा को अपना सारा खाना दिखाती है। सवादा उनकी तारीफ करती है क्योंकि वो पहली टीम थे जो इतना सारा खाने लायक सेफ खाना लेकर आए थे। वह अपने बोनस के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन बताती है कि उन्हें उनके बनाए हुए खाने के टेस्ट पर भी ग्रेड दिए जाएंगे। वह पूछती है कि खाना कौन बनाएगा तो हर कोई हीरो की तरफ इशारा कर देता है। सवादा उसे अपना बेस्ट देने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि उसका बोनस उसी पर टिका है। लेकिन हीरो सोचता है कि उसे अपने मतलब के बारे में इतना भी खुलकर नहीं बोलना चाहिए। हीरो खाना बनाना शुरू करता है। अकेले रहने और दूसरी दुनिया में खुद के लिए खाना बनाने की वजह से वह बहुत ही शानदार खाना तैयार कर लेता है। टीम खाना शुरू करती है और हीरो उनके रिएक्शन का इंतजार करता है। थोड़ी ड्रिंक करने के बाद सवादा वहां आती है और उनका खाना देखकर हैरान रह जाती है। वह भी थोड़ा खाना चखती है और हीरो नर्वस होने लगता है कि उन्हें यह कैसा लगेगा, लेकिन उन सबको वह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। सवादा कहती है कि भले ही स्कूल में उनका खाना फर्स्ट क्लास शेफ बनाते हैं, लेकिन उसे हीरो के हाथ का खाना उनसे भी बेहतर लगा और वह सोचती है कि यह कैसे मुमकिन है। हीरो सोचता है कि उसने हमेशा सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाया था क्योंकि वह अकेला था, लेकिन लोगों को अपना खाना पसंद करते देखकर उसे बहुत खुशी होती है। खाने के बाद सवादा पूछती है कि क्या वह उससे शादी करेगा, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह बताती है कि वह ना तो खाना बना सकती है और ना ही साफ सफाई कर सकती है क्योंकि उसका पूरा ध्यान हमेशा अपनी रिसर्च पर ही रहा है। वह पहले कभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं रही थी और उसका खाना खाने के बाद उसे लगता है कि हीरो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। वह उससे शादी करने और उसका ख्याल रखने के लिए कहती है। हर कोई उसे कहता है कि यह बहुत बुरा आइडिया है और काइडे यहाँ तक कह देती है कि हीरो किसी काम का नहीं है। यह सुनकर हीरो को लगने लगता है कि वह सच में एक बहुत बुरा इंसान है, लेकिन सवादा उससे शादी करने की जिद पकड़े रहती है और कहती है कि वह उसके लिए इंतजार भी कर लेगी। हीरो नर्वस हो जाता है और सोचता है कि यह सही नहीं है क्योंकि वह उसकी टीचर है, लेकिन वह उससे कहता है कि उसे लगता है कि वह एक बहुत अच्छी टीचर है। यह सुनकर सवादा बहुत खुश होती है और उसे गले लगाकर अपनी छाती में दबा लेती है। काइडे उसे खींचकर अलग करने की कोशिश करती है और अकीरा सोचता है कि हीरो दुनिया का सबसे लकी लड़का है। उसी रात हीरो नाइट को चेक करने के लिए टेलीपोर्ट करके अपने घर वापस जाता है। अपने स्टोरेज से कुछ खाना निकालकर वह जल्दी से नाइट के लिए डिनर तैयार करता है। नाइट को खाते हुए देखकर वह सोचता है कि कैसे उसे अपने खाने से दूसरों को खुश करने में मजा आता है। वह टेलीपोर्ट करके वापस कैंप में आ जाता है जहां हर कोई एक साथ शावर ले रहा था। सब उसे घूरने लगते हैं और हीरो सोचता है कि क्या बात है। अकीरा उसकी शानदार बॉडी की तरफ इशारा करता है और हीरो पूछता है कि इसमें क्या खराबी है, लेकिन अकीरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना हैंडसम होने के साथ साथ इतना मस्कुलर भी है। इसी बीच लड़कियों के बाथरूम में ऋण काइडे को चिढ़ाते हुए कहती है कि सारे लड़के उस पर फिदा होंगे। तभी उनकी मुलाकात काउरी से होती है और वो बताती हैं कि कैसे सवादा हीरो से शादी करना चाहती थी। काउरी यह सुनकर शॉक हो जाती है और लड़कियों को लगता है कि सवादा को एक अलग ही फायदा मिल रहा है। काइडे भी यह सोचकर हीरो पर लाइन मारने के लिए इंस्पायर हो जाती है। काउरी पूछती है कि क्या उसे हीरो पसंद है, लेकिन वह तुरंत मना कर देती है। ऋण को लगता है कि यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन काउरी सोचने लगती है कि हीरो को किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। अगली सुबह कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं कि उनका सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ है और वो सोचते हैं कि शायद कोई चोर आया होगा। अकीरा के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, जबकि हीरो चेक करता है कि उनका सारा सामान वहीं है या नहीं। उनका ग्रुप ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए आसपास देखने का फैसला करता है, लेकिन एक पेड़ पर खरोंच के निशान देखकर अकीरा डर जाता है। हीरो को याद आता है कि अकीरा ने बताया था कि कैसे उसका इस्तेमाल भालुओं को फंसाने के लिए चारे की तरह किया गया था और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वह चारों तरफ देखता है, अचानक से लड़कियों के सामने एक भालू आ जाता है और वो तेजी से भागने लगती हैं। भालू उनके पीछे दौड़ता है और सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। सवादा अपने ग्रुप को उसके साथ छुपने का इशारा करती है। भालू टेबल से जा टकराता है और सवादा उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहती है। भागते समय सवादा गिर जाती है और भालू उस पर झपट पड़ता है, लेकिन हीरो बीच में आ जाता है। वह भालू के साथ लड़ता है और उसे जमीन पर पटक कर बेहोश कर देता है। वह सवादा को चेक करता है, जो उससे कहती है कि वैसे तो वह भालू से लड़ने के लिए उसे डांटती, लेकिन क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है इसलिए वह उसे छोड़ रही है। वह एक बार फिर से उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे वह बड़ी ही विनम्रता से मना कर देता है। हीरो पूछता है कि अब उस भालू का क्या होगा। काउरी उसे समझाती है कि वो लोग उसे एक गार्ड भालू की तरह रख लेंगे
और अगर उसने फिर से किसी इंसान पर अटैक किया तो वो उसे खा जाएंगे। भालू को भी यह बात समझ आ जाती है, इसलिए मामला सुलझ जाता है और उनका यह कैंपिंग ट्रिप खत्म हो जाता है। अपने घर वापस आकर हम देखते हैं कि हीरो को लेक्सिया के साथ दूसरी दुनिया में राजा से मिलना है। उससे मिलने के रास्ते में उसे जंगल में राक्षसों का एक ग्रुप मिलता है। वह सोचता है कि अगर लेक्सिया के ग्रुप का सामना इनसे हो गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए वह उन्हें खत्म करने का फैसला करता है। नाइट उनमें से एक पर वॉर करता है और हीरो अपना भाला फेंकता है, लेकिन वह राक्षस उसे पकड़ लेता है। इसीलिए हीरो तुरंत एक हथौड़ा निकालता है जो उस राक्षस को पूरी तरह से कुचल देता है और उसके आसपास का सारा इलाका भी साफ कर देता है। यह देखकर वह एक बार फिर से उस साधु के वेपन से इंप्रेस हो जाता है। वह राक्षस मरने के बाद एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला हेलमेट छोड़ जाता है। हीरो उसे पहनकर देखता है, लेकिन हम एक अजीब से दिखने वाले खरगोश को देखते हैं जो उसे छुपकर देख रहा था और सोच रहा था कि यही वह इंसान है जिसकी उसे तलाश है। तभी लेक्सिया की पार्टी वहां आ पहुंचती है। ओवेन उसे देखकर थोड़ा परेशान लग रहा था और हीरो समझ जाता है कि यह उसके हेलमेट की वजह से है, इसलिए वह जल्दी से उसे उतार देता है। वो लोग उसे एक बार फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वह राजा से मिलने के लिए तैयार है और उसे अपने साथ महल चलने का न्योता देते हैं। लेकिन तभी अचानक नाइट लेक्सिया के ऊपर कूद पड़ता है क्योंकि एक पेड़ अचानक से गिरने लगता है। हीरो अपनी सोर्ड से उसे बीच से काट देता है। हीरो का ध्यान उन धागों पर जाता है जिनका इस्तेमाल लूना करती थी और उसे समझ आ जाता है कि नाइट असल में राजकुमारी को बचा रहा था। ओवेन सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है और हम लूना को देखते हैं जो अपने नाकाम होने पर खुद को कोस रही थी। जैसे ही वह वहां से भागने की कोशिश करती है, हीरो उस पर अटैक कर देता है और वह बेहोश हो जाती है। हीरो हैरान था कि यह सच में लूना ही है और लेक्सिया भी उसके पास आकर पूछती है कि यह कौन है। वह उसे बताता है कि इसी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी और उसे एहसास होता है कि नाइट को यह बात पहले से ही पता थी। हीरो कहता है कि वह उसके घावों का इलाज करना चाहता है और उसे अपने घर ले जाना चाहता है ताकि उससे पूछ सके कि आखिर यह सब क्या है। लेक्सिया यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि वह एक बुरी इंसान है, इसलिए वह उसकी बात मान लेती है। तभी ओवेन दौड़ कर आता है और लेक्सिया से कहता है कि वह अकेले कहीं ना जाए, लेकिन वह उसे बताती है कि वह हीरो के घर जा रही है। हीरो पूछता है कि क्या उसे यकीन है और लेक्सिया कहती है कि वह भी यह जानने के लिए उत्सुक है कि उस पर अटैक क्यों हुआ और उसका लूना के साथ क्या रिश्ता है। इसीलिए हीरो जल्दी पहुंचने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने का फैसला करता है और ओवेन वहीं पीछे छूट जाता है। लेक्सिया उसके इस टेलीपोर्टेशन मैजिक से हैरान रह जाती है और वो लोग लूना के जागने का इंतजार करते हैं। हीरो उसे समझाता है कि कैसे वह जंगल में लूना से मिला था और कैसे उन्होंने एक साथ ट्रेनिंग भी की थी, लेकिन लेक्सिया को उस टेलीपोर्टेशन स्पेल में ज्यादा दिलचस्पी थी जिसका इस्तेमाल उसने घर वापस आने के लिए किया था। हीरो बताता है कि उसने बस ट्रैवल करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था और वह बन गया। लेक्सिया को उस पर विश्वास नहीं होता और वह उसे बताती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक को परियों की कहानियों का हिस्सा माना जाता है। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ है जो इसे इस्तेमाल कर सके। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर किसी को भी यह पता चल गया कि वह इसका इस्तेमाल कर सकता है तो इसकी वजह से युद्ध भी हो सकता है, इसलिए वह उससे वादा करवाती है कि वह कभी भी बिना सोचे समझे लोगों के सामने इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अचानक वह लूना को आवाज लगाते हुए पूछती है कि वह और कितनी देर तक सोने का नाटक करने का इरादा रखती है। लूना उठ जाती है और समझ जाती है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। लेक्सिया यह भी नोटिस करती है कि हीरो को भी पता था कि वह नाटक कर रही है, लेकिन वह बस अच्छे से पेश आ रहा था और उसके खेल में उसका साथ दे रहा था। लेक्सिया उससे उसकी कहानी के बारे में पूछती है, लेकिन लूना को लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है और वह उसे बस जान से मार देने के लिए कहती है। लेकिन हीरो भी उसकी कहानी जानना चाहता था, इसलिए लूना बताती है कि कैसे वह एक अनाथ थी जो जिंदा रहने के लिए बस कचरे से अपना गुजारा करती थी। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे पनाह दी जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और साथ ही लोगों को मारने के तरीके भी सिखाए। फिर अंत में वह डार्क गिल्ड में शामिल हो गई। हीरो डार्क गिल्ड के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है और लेक्सिया उसे बताती है कि यह एक ऐसा संगठन है जो हर तरह के अपराधों को अंजाम देता है। लूना आगे बताती है कि कैसे उसने अनगिनत लोगों को मारा है और इसी वजह से उसे हेडहंटर का नाम मिला है। लेक्सिया यह सुनकर ही हैरान रह जाती है क्योंकि उसने भी यह नाम सुना था। हीरो सोचता है कि क्या नाइट को यह बात पहले से ही पता थी और उसे एहसास होता है कि यही वजह थी कि शुरुआत में नाइट उसके साथ इतना अग्रेसिव था। लूना बताती है कि उसे लेक्सिया को मारने का काम सौंपा गया था, लेकिन अब क्योंकि वह फेल हो गई है इसलिए उसकी मौत तो पक्की है। या तो उसे फांसी दे दी जाएगी या फिर डार्क गिल्ड उसकी इस नाकामी के लिए उसके पीछे अपने हत्यारे भेज देगा। हीरो को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन लूना पूछती है कि उसे इतनी परवाह क्यों है क्योंकि उन्होंने तो बस थोड़ा सा ही समय एक साथ बिताया था। लेकिन हीरो कहता है कि भले ही उनका साथ बहुत छोटा था, लेकिन वह उसके लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए वह उसे अपनी दोस्त मानता है। लूना सोचती है कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन लेक्सिया उसे बीच में रोकते हुए कहती है कि वह उसकी बजाय उसके लिए काम करे और उसकी बॉडीगार्ड बन जाए। लूना हैरान होती है कि वह क्या कह रही है। लेक्सिया समझाती है कि क्योंकि सिर्फ उसे और हीरो को ही इस अटैक के बारे में पता है, इसलिए वो इसे राज रख सकते हैं और अगर वह राजकुमारी की बॉडीगार्ड बन गई तो डार्क गिल्ड के लिए उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लूना सोचती है कि वह पागल हो गई है। वह कहती है कि वह एक अपराधी है और उन सारे लोगों के बारे में सोचती है जिन्हें उसने मारा है। उसके हाथ खून से सने हुए हैं, लेकिन लेक्सिया उसे बताती है कि उसके हाथ बहुत सुंदर हैं और पूछती है कि वो इतने मुलायम कैसे हैं। लूना बताती है कि यह हीरो के उस बाथ टब की वजह से है। वह लगातार मना करती रहती है, लेकिन लेक्सिया उसे डांटते हुए कहती है कि क्योंकि वह उसे मारने में फेल हो गई है इसलिए वह हार गई है और अब उसे उसकी बात माननी ही होगी। लूना के पास इस काम को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इसी बीच हम ओवेन को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ गोब्लिन्स से जान बचाकर भाग रहा था। उसके आदमी और आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें पीछे हटना पड़ता है और लेक्सिया की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हीरो पर छोड़नी पड़ती है। लूना को विश्वास नहीं हो रहा था कि चीजें कैसे बदल गईं और वह लेक्सिया को एक तानाशाह समझने लगती है, लेकिन अपने पहले आदेश के तौर पर लेक्सिया उसे हीरो के बात के बारे में और बताने के लिए कहती है। इसीलिए लूना बताती है कि हीरो के पास नहाने का एक रेयर आइटम है जो कहीं भी बात तैयार कर सकता है और थकान दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा इसका खूबसूरती पर भी अच्छा असर पड़ता है। लेक्सिया को यह सब बहुत कमाल का लगता है
और वह भी उसका इस्तेमाल करने की जिद करती है। वह लूना के साथ नहाने का फैसला करती है और हीरो को भी अपने साथ नहाने के लिए बुलाती है, लेकिन वह घबराकर मना कर देता है और वह उसे शर्मिंदा करने लगती है। लड़कियां एक साथ नहाने का मजा लेती हैं और उन्हें यह बहुत रिलैक्सिंग लगता है। लेकिन लेक्सिया अचानक पूछती है कि क्या लूना को हीरो पसंद है। लूना कहती है कि वो बस दोस्त हैं। लेक्सिया कहती है कि वह बता सकती है कि वह उसे पसंद करती है, लेकिन लूना मना कर देती है और कहती है कि वह बस अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका रही है। इसीलिए लेक्सिया उसे बताती है कि वह उससे शादी करने का प्लान बना रही है और लूना इस बात का विरोध करती है। लेक्सिया कहती है कि अगर वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं तो उसे इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लूना को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसा महसूस कर रही है, लेकिन लेक्सिया अचानक से उसे खुली चुनौती दे देती है। वह कहती है कि उसे पक्के तौर पर हीरो से प्यार है, इसलिए वो दोनों उसके लिए एक दूसरे से लड़ेंगी और अगर वह हीरो से शादी कर लेती है तो वह जीत जाएगी। यह सुनकर लूना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन हीरो को किसी और का होते हुए देखकर वह इस चुनौती को स्वीकार कर लेती है क्योंकि वह उसे अपने लिए चाहती थी। लेक्सिया ऐलान करती है कि इसी पल से लूना उसकी गार्ड होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भी है। नहाने के बाद हीरो सोचता है कि उन्हें कुछ डिनर बनाना चाहिए। लेक्सिया खाना बनाने का ऑफर देती है, लेकिन उसे एक आलू काटने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है और एक बड़ा हादसा होते होते बचता है। इसलिए अंत में हीरो ही खाना बनाता है। लड़कियों को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और लेक्सिया उसकी तारीफ करती है, लेकिन लूना यह देखकर जलने लगती है और हीरो से उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहती है। वह कहती है कि उसे हिलने में परेशानी हो रही है क्योंकि उसके घाव अभी पूरी तरह से नहीं भरे हैं। हीरो सोचता है कि उसने उसे कितनी जोर से मारा था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही वह उसे खाना खिलाता है, लूना लेक्सिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। लेक्सिया को भी बहुत जलन होती है और वह भी अपने हाथों से खिलाए जाने की जिद करने लगती है। हीरो कहता है कि उसे तो कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन लेक्सिया एक राजकुमारी होने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करके उसे आदेश देती है और हीरो के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। रात में दोनों लड़कियां एक साथ सोती हैं और हीरो बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन वह सोचता है कि यह समय बहुत अच्छा था। अगले दिन वो फिर से ओवेन और उसके आदमियों से मिलते हैं। हीरो उन्हें पीछे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। ओवेन उनके नए साथियों के बारे में सोचता है और हीरो एक बार फिर से नाइट को उनसे मिलवाता है। ओवेन पिछले दिन लेक्सिया को बचाने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। ओवेन लूना की पहचान के बारे में सोचने लगता है। लेक्सिया साफ साफ बता देती है कि वह एक कातिल थी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब से वह उसकी गार्ड के तौर पर काम करेगी। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और लूना को विश्वास नहीं होता कि उसने कितनी जल्दी उसका राज खोल दिया। ओवेन तुरंत उसे घेर लेता है, लेकिन लेक्सिया उसे पीछे हटने के लिए कहती है। ओवेन मना कर देता है और कहता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन लेक्सिया उसे याद दिलाती है कि वो लोग साथ में सोए थे, इसलिए अगर लूना को उसे मारना होता तो वह अब तक मर चुकी होती। ओवेन आखिरकार मान जाता है, लेकिन कहता है कि वो उस पर नजर रखेंगे। तभी हीरो उन्हें बीच में रोकते हुए कहता है कि अब वह उनके साथ महल नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने घर पर एक दिन ज्यादा बिता दिया है। उसे स्कूल वापस जाना है, इसलिए उसके पास यात्रा करने का समय नहीं है। ओवेन उससे कहता है कि जब भी उसे समय मिले वह महल आ सकता है। वह उसे एक गांव का रास्ता बताता है जहां से उसे राजधानी का रास्ता मिल जाएगा। लेक्सिया उसे अलविदा कहती है और जल्दी मिलने के लिए कहती है, लेकिन लूना अचानक भागकर हीरो के पास आती है और उसे चूमकर उसे उन सब चीजों के लिए शुक्रिया कहती है जो उसने उसके लिए की थी। यह देखकर लेक्सिया पूरी तरह टूट जाती है और वापस जाने की जिद करती है ताकि वह भी उसे चूम सके, लेकिन ओवेन न सुनने का नाटक करता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। हीरो उस किसके बारे में सोचता है कि क्या वह उसे पसंद करती है। रिलैक्स करने के लिए वह नहाने चला जाता है। तभी उसे अचानक एहसास होता है कि कोई अजीब सा जीव अंदर घुस आया है और उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने अभी अभी उसे टेम कर लिया है। वह जीव भी थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन उसे यह सब ठीक ही लगता है। हीरो उसके स्टैट्स चेक करने के बारे में सोचता है। उसे पता चलता है कि उसकी अप्रेजल स्किल का लेवल बढ़ गया है, जिससे वह उसकी स्किल भी देख सकता है। वह देखता है कि उसके पास होली ग्राउंड नाम की एक स्किल है और वह देखना चाहता है कि यह क्या कर सकती है। वह जीव उनके चारों तरफ रोशनी का एक मैदान बना देता है और ऐसा लगता है कि यह हीरो को एक तरह की ताकत दे रहा है। हीरो इंप्रेस होता है और उसे एक नाम देने का फैसला करता है। उसके रूप को देखकर वह उसे अकित्सुकी बुलाने का फैसला करता है। नाइट उसे समय की याद दिलाता है और हीरो जल्दी से स्कूल वापस भागता है। उनकी क्लास के दौरान सवादा ऐलान करती हैं कि उनके स्कूल में बॉल गेम कंपटीशन होने वाला है, जिसके नतीजों का असर उनके बोनस पर पड़ेगा, इसलिए वह सबसे अपना बेस्ट देने के लिए कहती हैं। पहला इवेंट सॉकर है और उनकी क्लास को 2 टीम में बांट दिया जाता है। हीरो गोलकीपर के तौर पर खेलता है क्योंकि उसे नियम अच्छे से नहीं पता थे। जब गेम शुरू होता है तो रियो एक बीस्ट की तरह खेलता है और अकेले ही सामने वाली टीम पर भारी पड़ता है और गोल भी कर देता है। काइडे उससे बहुत इंप्रेस होती है, लेकिन रिन उसे बताती है कि उनके पास एक और सीक्रेट वेपन है और उसे कूदने के लिए कहती है। जैसे ही वह ऊपर नीचे कूदती है, सारे लड़कों का ध्यान भटक जाता है और अकीरा रियो से बॉल चुरा लेता है। अकीरा का हौसला बढ़ जाता है और रिन को एहसास होता है कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया है। अकीरा सबको चकमा देते हुए शॉट मारता है, लेकिन हीरो एक ही पल में उसे रोक लेता है और हर कोई उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह जाता है। हीरो सोचता है कि वह बॉल का क्या करे और रियो उससे कहता है कि वह उसे पूरी ताकत से फेंक दे। हीरो उसे फेंकता है और वह बॉल सीधे दूसरे गोल में जाकर गिरती है। वह सोचता है कि क्या उसने कोई पॉइंट स्कोर किया है। स्कूल के बाद एक मॉडलिंग एजेंसी हीरो के पास आती है और उसे इंडस्ट्री में शामिल होने का न्योता देती है, लेकिन वह तुरंत मना कर देता है। चीफ हैरान होती है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हीरो कहता है कि वह स्कूल में ही काफी खुश है। म्यू भी उसे मनाने की कोशिश करती है और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं कि वह उस मॉडल को कैसे जानता है। हीरो बताता है कि उसने बस एक बार उसके साथ काम किया था। वो लोग उन्हें आने वाली मैगजीन का कवर दिखाते हैं जिस पर वो दोनों साथ में हैं। उनके स्पोर्ट्स कंपटीशन का एक पोस्टर अचानक उनके पास आकर गिरता है और काउरी उसके पीछे भागती हुई आती है। तभी चीफ को एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि वो लोग स्कूल पर एक आर्टिकल लिख सकते हैं और पूरे इवेंट के दौरान हीरो की तस्वीरें खींच सकते हैं, इसलिए वह स्कूल से इसकी इजाजत लेने के लिए वहां से चली जाती है। दूसरी दुनिया में हीरो एक कंकाल मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उसे लगता है कि वह और ताकतवर नहीं हो पा रहा है। वह जंगल में और गहरे जाने का फैसला करता है और उसे एक ऐसा इलाका मिलता है जो कठोर काले पेड़ों से भरा हुआ था। ये पेड़ इतने मजबूत थे कि नॉर्मल अटैक से उन पर खरोंच तक नहीं आ रही थी।
वह अचानक सोचता है कि अकीत्सुकी इतना बड़ा कैसे हो गया, लेकिन अकीत्सुकी असल में उसके पीछे था। तभी एक मिथ्रिल बोअर उस पर अटैक कर देता है। हीरो खुद को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन बोअर उस पर फिर से अटैक कर देता है। उसे लगता है कि वह मुसीबत में है और बोअर उस पर झपटता है, लेकिन तभी एक अजीब सा खरगोश अचानक सामने आता है और बोअर हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। वह अपना नाम युसागी बताता है और हीरो हैरान था कि वह बोल सकता है। बोअर वापस उठता है, लेकिन युसागी एक ही पल में उसे खत्म कर देता है। हीरो शॉक रह जाता है कि उसने तो आसपास के पेड़ों को भी तबाह कर दिया। वह उसके स्टैट चेक करता है और देखता है कि वह बेहद ताकतवर है और उसके पास कई सारे टाइटल हैं। हीरो उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है और वह खरगोश उससे अपनी किक दिखाने के लिए कहता है। हीरो अपनी किक दिखाता है और युसागी को उसमें काबिलियत नजर आती है। युसागी अपनी किक दिखाता है जो एक साथ कई पेड़ों के बीच से छेद कर देती है। वह हीरो को भी ऐसा ही करने की ट्रेनिंग देने लगता है। कुछ देर बाद हीरो एक पेड़ को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और फिर वो दोनों आपस में लड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। हीरो सोचता है कि उसे ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। युसागी बताता है कि वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। वह समझाता है कि उसे डिवाइन के नाम से जाना जाता है और अपनी तकनीकें आगे बढ़ाना उसका फर्ज है। वह बताता है कि डिवाइन वो टाइटल है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी खास काम में महारत हासिल कर ली हो और वह डिवाइन किकर है। उनका काम दुनिया को वाइल्ड से बचाना है, जो कि दुनिया की सारी नेगेटिव चीजों का रूप है। हीरो पूछता है कि क्या उसके पास उसका शागिर्द बनने से मना करने का कोई ऑप्शन है, तो युसागी कहता है कि वह मना कर सकता है, लेकिन वह बताता है कि वाइल्ड से लड़ना तो तय है, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा साथियों की जरूरत है। हीरो डिवाइन नहीं बनना चाहता था, लेकिन वह सोचता है कि वह नाइट और अकीत्सुकी की रक्षा करने लायक बनना चाहता है। युसागी फैसला करता है कि वह उसे ट्रेनिंग देना जारी रखेगा, लेकिन बदले में उसे मैजिक सीखना चाहता है क्योंकि वह उसके घर के आसपास बने बैरियर से बहुत इंप्रेस था। हालांकि हीरो सोचता है कि वह तो बस उस साधु का काम था, लेकिन वो दोनों इस बात पर मान जाते हैं कि वो एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटेंगे। हम हीरो को देखते हैं जिसके पीछे एक किंग मिथ्रिल बोअर पड़ा था। युसागी सोचता है कि हीरो के लिए फिर से मुकाबला करने का यह अच्छा मौका है। हीरो को इससे लड़ने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अपनी किक और चाबुक का इस्तेमाल करके वह उसे हराने में कामयाब हो जाता है। हीरो अपनी जीत का जश्न मनाता है और देखता है कि उसने कई सारे SS रैंक के आइटम गिराए हैं। युसागी बताता है कि दुनिया में SSS रैंक और EX रैंक के मॉन्स्टर भी हैं और वाइल्ड तो लेजेंडरी रैंक पर और भी ज्यादा ताकतवर हैं। तभी हीरो को अपने इवोल्यूशन का नोटिफिकेशन मिलता है और वह अचानक चमकने लगता है। उसकी शक्ल सूरत में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कई सारी नई स्किल मिल गई हैं। अगले दिन हीरो टेबल टेनिस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और चीफ उससे कहती है कि वह उनके लिए एक अच्छा शो दिखाए। उसका मुकाबला नेशनल चैंपियन के साथ था जिसे स्नाइपर के नाम से जाना जाता था। वह एक बहुत ही तेज सर्व करता है जिसे हीरो भी नहीं देख पाता, लेकिन अपने सामने आए बोअर से उसकी तुलना करते हुए हीरो बड़ी ही आसानी से उसकी अगली सर्व वापस कर देता है। यहाँ तक कि वह टेबल में एक छेद भी कर देता है, लेकिन वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वह मैच छोड़ देता है। फोटोग्राफर्स शिकायत करते हैं कि वह उनके लिए कुछ ज्यादा ही तेज मूव कर रहा था। काइडे हीरो को वॉलीबॉल खेलने के लिए घसीट ले जाती है क्योंकि उनका एक मेंबर घायल हो गया था। चीफ भी उसके पीछे पीछे जाती है। जैसे ही मैच शुरू होता है हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि बॉल फट जाती है और कोर्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। सामने वाली टीम तुरंत हार मान लेती है। चीफ देखती है कि वो लोग फिर से उसका शॉट मिस कर गए क्योंकि फोटोग्राफर्स का ध्यान किसी और चीज में भटक गया था। काइडे हीरो को यह कहकर दिलासा देती है कि जीत तो जीत होती है। तभी उन्हें अचानक एक चीख सुनाई देती है और वो कावड़ी को देखते हैं। हीरो सोचता है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि उसके टीम मेंबर को वहां से ले जाया जा रहा था और वह हीरो को सर्व से बचकर रहने की चेतावनी देता है। हीरो टेनिस मैच में उसकी जगह लेता है और सामने वाले उसे बताते हैं कि उसे भी जल्द ही मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। मैच जारी रहता है और कावड़ी सर्व करती है। वह बाल बाल बचते हुए कोर्ट के बाहर गिरती है और हीरो उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है। वह फिर से सर्व करती है, लेकिन इस बार वह अपना रैकेट ही फेंक देती है। हीरो को एहसास होता है कि दूसरा स्टूडेंट असल में कावड़ी की वजह से ही घायल हुआ था। यह जानकर हीरो पूरे गेम की कमान अपने हाथों में ले लेता है और हर एक शॉट खुद ही खेलता है। कावड़ी भी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर से अपना रैकेट फेंक देती है और लगभग गिर ही जाती है, लेकिन हीरो उसे पकड़ लेता है और आखिर में चीफ को एक अच्छी तस्वीर मिल ही जाती है। दिन के आखिर में कावड़ी हीरो के साथ घर वापस जाती है और उसकी मदद के लिए उसे शुक्रिया कहती है। वह उसे कुछ खिलाना चाहती है, लेकिन हीरो कहता है कि वह बस उसके साथ रहकर ही खुश है, इसलिए शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कावड़ी इसके बजाय उसे चूम लेती है। इसी बीच हम युसागी को एक वाइल्ड से लड़ते हुए देखते हैं। युसागी मैजिक से अपना बचाव करता है और वह लड़की यह देखकर हैरान होती है क्योंकि उसे मैजिक का इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए। वह हीरो को उसे सिखाने के लिए धन्यवाद कहता है और वह लड़की अपनी प्रायोरिटी बदलते हुए सोचती है कि हीरो उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, इसलिए वह उसे ढूंढने और पहले उससे निपटने के लिए निकल पड़ती है। एजेंसी की चीफ अपने अगले इश्यू को देखती है और वह हीरो की सारी तस्वीरों से बहुत खुश थी। वह सोचती है कि यह मैगजीन कितनी अच्छी बिकेगी, लेकिन उसका आदमी चिंता करता है कि इसे देखने के बाद दूसरी एजेंसीज भी हीरो के पीछे पड़ जाएंगी। हालांकि चीफ को कोई चिंता नहीं थी और ऐसा लगता है कि उसके पास कोई प्लान है जिससे हीरो उनकी एजेंसी में शामिल होने से मना नहीं कर पाएगा। हीरो के घर वापस आकर हीरो और कावड़ी एक साथ पढ़ाई करते हैं। हीरो मैथ्स में उसकी मदद करने के लिए उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन वह कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वह भी तो उसे इंग्लिश सिखा रहा है। लेकिन हीरो अपनी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल को धन्यवाद देता है, जिसकी वजह से उसके लिए इंग्लिश समझना बहुत आसान हो गया है। फ्लैशबैक में हम दोनों को एक साथ घर जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि उनके एग्जाम आने वाले हैं। हीरो को चिंता थी कि वह कैसा करेगा और कावड़ी हैरान थी कि कुछ ऐसा भी है जिसमें वह अच्छा नहीं है, इसलिए उसी ने सुझाव दिया था कि वो लोग साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। वह पहली बार अकीत्सुकी से मिलती है और उसे दोनों पालतू जानवर सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। वह वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए पूछती है, लेकिन उसके जाने के बाद हीरो सोचता है कि क्या वह उसे ढूंढ पाएगी। कावड़ी दूसरी दुनिया के उस दरवाजे के सामने पहुंच जाती है और हीरो उसके पीछे पीछे आता है। कावड़ी कहती है कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दरवाजा उसे बुला रहा हो। हीरो नर्वस हो जाता है और उसे बताता है कि यह दरवाजा एक दूसरी दुनिया से जुड़ता है। वह उससे दरवाजे के आर पार अपना हाथ डालने के लिए कहता है।
उसका हाथ एक बैरियर से रुक जाता है और हीरो समझाता है कि सिर्फ वही लोग इसके पार जा सकते हैं जिन्हें वह इजाजत देता है। काओरी सोचती है कि वह दूसरी दुनिया कैसी होगी। हीरो बताता है कि वह मॉन्स्टर और मैजिक की दुनिया है और उसे दिखाता है कि वह कैसे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। काओरी यह देखकर हैरान रह जाती है और हीरो बताता है कि यह सब उस दूसरी दुनिया की वजह से ही है। वहीं से उसने वो स्किल सीखी जिनकी वजह से वह उन गुंडों से निपट पाया जिन्होंने स्कूल पर अटैक किया था और डिपार्टमेंट स्टोर में लगी आग से सबको बचा पाया था। काओरी को इस सब पर विश्वास नहीं होता और हीरो उसे दूसरी दुनिया दिखाने का ऑफर देता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। काओरी सच में एक दूसरी दुनिया देखकर हैरान रह जाती है। हीरो उसे बताता है कि नाइट और अकित्सुकी दोनों इसी दुनिया से आए हैं। वह बताता है कि नाइट एक फेनरिर है जो भेड़िया जैसा होता है और अकित्सुकी एक सुअर की तरह है, लेकिन अकित्सुकी यह सुनकर बुरा मान जाता है। तभी अचानक काओरी की स्टेटस विंडो सामने आ जाती है और हीरो समझाता है कि इस दुनिया में काबिलियत स्टैट से दिखाई जाती है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके शुरुआती स्टैट उसके मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। उसे याद आता है कि शुरुआत में उसके हर स्टैट में सिर्फ एक ही पॉइंट था। वह समझाता है कि कैसे उसने इस दुनिया में अपना लेवल बढ़ाया और कैसे उसकी वजह से उसकी शक्ल सूरत पूरी तरह बदल गई। इसलिए उसे लगता है कि उसने धोखा किया है और वरना उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया होता। लेकिन काओरी बात बदलते हुए कहती है कि वह इस दुनिया को और देखना चाहती है। हीरो बताता है कि उसके घर के बैरियर के बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन वह किसी और समय उसे और दिखाने के लिए मान जाता है। वह उससे पिंकी प्रॉमिस करवाती है और हीरो उससे उसका राज छुपाकर रखने के लिए कहता है। इससे उसे लगने लगता है कि उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया है और वह उसके और करीब महसूस करने लगती है। इसी बीच राजधानी में लेक्सिया महल में वापस लौटती है और राजा पूछता है कि हीरो उनके साथ क्यों नहीं है। ओवेन बताता है कि उन्हें अपने प्लान बदलने पड़े और राजा सोचता है कि क्या इसका लूना से कोई लेना देना है। लूना तुरंत मान लेती है कि उसने लेक्सिया को मारने की कोशिश की थी और राजा उसे फांसी देने के लिए अपनी सोर्ड निकाल लेता है। वह उस पर झपटता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है। वह उसकी स्किल मान जाता है क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसकी सोर्ड में रोकने वाली किसी भी चीज को काटने की ताकत है। इसलिए लूना ने उसकी सोर्ड की बजाय उसके हाथों को रोक लिया था। लेक्सिया अपने पिता पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे अपनी गार्ड बनाने का फैसला उसका था। वह कहती है कि अगर उन्होंने उसे चोट पहुंचाई तो वह उनसे नफरत करने लगेगी। यह सुनकर राजा बुरी तरह टूट जाता है और अंत में लूना को लेक्सिया की गार्ड्स में से एक के तौर पर मान लेता है। इसके बाद राजा ओवेन से लूना के बारे में और बताने के लिए कहता है। ओवेन बताता है कि कैसे वह डार्क गिल्ड में हेडहंटर के नाम से जानी जाती थी। राजा पूछता है कि इस सब में हीरो का क्या लेना देना है, तो ओवेन बताता है कि हीरो ने ही लूना को पकड़ा था और कैसे वह लूना और लेक्सिया को अपने घर ले गया था। लेकिन यह सुनकर कि लेक्सिया एक आदमी के घर में रुकी थी, वह गुस्से से पागल हो जाता है और हीरो को मार डालने के बारे में सोचने लगता है। ओवेन उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन राजा कहता है कि वह पक्के तौर पर नहीं कह सकता क्योंकि वह वहां मौजूद नहीं था। इसी बीच हम उस नकाबपोश आदमी को देखते हैं जिसने एक बार लेक्सिया को मारने की कोशिश की थी। हमें पता चलता है कि वह असल में पहला राजकुमार रेगर है। उसका आदमी उसे बताता है कि कैसे एक सपोर्टिंग नोबल ने लेक्सिया को मारने के लिए लूना को काम पर रखा था, लेकिन हीरो की वजह से वह फेल हो गई और यहाँ तक कि लेक्सिया की गार्ड भी बन गई। उसका आदमी यह भी बताता है कि कैसे हीरो को महल में बुलाया गया है और इससे रेगर को एक आइडिया आ जाता है। वह उस आदमी को अपना सीक्रेट वेपन देता है जो कि एक मैजिक सीलिंग बैरियर था। यह अपने आसपास के इलाके में सारे मैजिक को डिसेबल कर सकता है। यह उन सारे मैजिक यूजर्स को बेबस कर देगा जो राजा की सुरक्षा करते हैं। इसके बाद उन्हें सिर्फ ओवेन और लूना से ही निपटना होगा। उसका आदमी चिंता करता है कि अगर यह प्लान फेल हो गया तो उनका भंडाफोड़ हो जाएगा, लेकिन रेगर सोचता है कि जब हीरो वहां आएगा तो वो सारा इल्जाम उस पर डाल देंगे। एकेडमी के कंपटीशन के बाद हीरो को एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है, इसलिए वह राजधानी जाने की तैयारी करता है। वह कुछ फार्मिंग करता है और एक भेड़ मॉन्स्टर को मार गिराता है। मरने के बाद वह कई सारे आइटम छोड़ जाता है, जिसमें एक रेयर बेडिंग आइटम भी था जो जादुई तरीके से सबसे अच्छी नींद का एक्सपीरियंस देता था। हीरो पास के शहर में जाता है और वह यह देखकर हैरान था कि इस दुनिया में कैट गर्ल्स भी हैं। वह गिल्ड में जाता है ताकि कुछ ट्रेड कर सके क्योंकि इस दुनिया में उसके पास पैसे नहीं थे। मास्टर को उसका नाम अजीब लगता है और वह पहचान नहीं पाता कि वह कहां से है। हीरो बताता है कि वह बस एक छोटे से द्वीप से है और मास्टर को लगता है कि उसकी शक्ल सूरत के हिसाब से वह जरूर कोई नोबल होगा। हीरो कसम खाता है कि वह बस एक आम इंसान है, लेकिन मास्टर के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था। मास्टर पूछता है कि वह क्या बेचना चाहता है और हीरो की आइटम बॉक्स स्किल देखकर हैरान रह जाता है। हीरो बहुत सारी काली मिर्च निकालता है और मास्टर उस कांच को देखकर ही हैरान रह जाता है। वह काली मिर्च को चेक करता है और पाता है कि यह उसकी देखी हुई अब तक की सबसे अच्छी क्वालिटी की काली मिर्च है। लेकिन हीरो सोचता है कि यह तो बस पास की दुकान से लाई हुई आम काली मिर्च है। मास्टर उसे 100 सोने के सिक्कों में खरीदने का ऑफर देता है। हीरो सोचता है कि क्या यह बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि वह मानता है कि उसे इस राज्य की करेंसी की कीमत नहीं पता। मास्टर समझाता है कि एक आम परिवार साल भर में 5 सोने के सिक्कों पर आराम से रह सकता है, तो 100 सोने के सिक्के एक पूरे परिवार के लिए 20 साल तक गुजारा करने के लिए काफी होंगे। मास्टर उसे एक गिल्ड कार्ड भी देता है जिसका इस्तेमाल पहचान के लिए किया जा सकता है और हीरो उससे कुछ पूछता है। कैपिटल तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में मास्टर उसे एक स्टेज कोच के बारे में बताता है जो सीधे कैपिटल तक जाती है। जब वह वहां पहुंचता है तो हीरो इतनी भारी भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। अकित्सुकी महल की तरफ इशारा करता है और हीरो को चिंता होने लगती है कि शायद वह इस जगह के लिए फिट नहीं है। वह महल की तरफ जाता है और ओवेन उसका स्वागत करता है। ओवेन उसे बताता है कि वो लोग सीधे राजा से मिलने जा रहे हैं। हीरो घबरा जाता है और सोचता है कि वह अभी तैयार नहीं है, लेकिन ओवेन उसे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात है। हम देखते हैं कि लेक्सिया और लूना चैम्बर के अंदर इंतजार कर रही हैं और हीरो राजा को सम्मान देता है। राजा तुरंत यह बात छेड़ देता है कि कैसे लेक्सिया ने उसे प्रपोज किया था और वह अपना आपा खोने लगता है। उसे लगता है कि हीरो ने उसकी बेटी को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन ओवेन किसी तरह उसे शांत करता है। राजा उससे बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि हीरो लेक्सिया के लिए कोई भी तोहफा लेकर नहीं आया था। इसलिए हीरो जल्दी से वो वेडिंग सेट निकाल लेता है जो उसे भेड़ से मिला था। लेक्सिया उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इससे राजा और भी ज्यादा भड़क जाता है। उसे लगता है कि वह उसी के सामने उसकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ओवेन राजा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हीरो उनके रिवाजों के बारे में नहीं जानता।
हीरो सोच में पड़ जाता है कि यह सब क्या हो रहा है। लेक्सिया समझाती है कि तोहफे में बेडिंग सेट देने का मतलब है कि आप उस इंसान से शादी करना चाहते हैं और उसके साथ अपना बिस्तर बांटना चाहते हैं। हीरो को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और राजा उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ हत्यारे उन पर अटैक कर देते हैं। राजा अपने गार्ड्स को उन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी अपना मैजिक सीलिंग बैरियर चालू कर देता है जो तीरों को रोक लेता है। हत्यारे अटैक करते हैं, लेकिन हीरो उन्हें बुरी तरह पीटता है और नाइट के साथ मिलकर वह आसानी से उन सबको खत्म कर देता है। लेक्सिया उसे गले लगा लेती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन लूना को जलन होने लगती है और वह उसे दूर खींचने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ राजा हीरो को घूर रहा होता है। ओवेन को एक हत्यारे पर एक खास तरह का निशान मिलता है और उन्हें समझ आ जाता है कि इस अटैक के पीछे पहले राजकुमार रेगर का हाथ था। इस अटैक की खबर गार्ड्स के बीच फैल जाती है और ऐसा लगता है कि इसके बाद से राजा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है। हीरो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए और हम देखते हैं कि ओवेन लेक्सिया को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मदद मांगता है। इसलिए हीरो लेक्सिया को ढूंढने जाता है। वह कमरे में जाने से हिचकिचाता है, लेकिन लेक्सिया अचानक बाहर आ जाती है। वह सुझाव देती है कि उन्हें कैपिटल में घूमना चाहिए क्योंकि वह यहाँ पहली बार आया है। लूना उसे उसकी हालत की याद दिलाती है, लेकिन लेक्सिया तर्क देती है कि अगर उसके भाई ने कोई और हत्यारा भेजा तो वह अपनी खुद की लोकेशन का खुलासा कर देगा। लूना उसकी बात से सहमत होती है, लेकिन वह जानती है कि लेक्सिया असल में बस बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही है। लूना उसे कहती है कि वह महल में ही रहे और वह हीरो को बाहर घुमाकर ले आएगी, लेकिन लेक्सिया मना कर देती है क्योंकि वह उन दोनों को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। ओवेन सुझाव देता है कि वह हीरो को बाहर घुमा लाएगा और वो दोनों महल में ही रह सकती हैं, लेकिन दोनों लड़कियां उसका आइडिया रिजेक्ट कर देती हैं। आखिर में दोनों लड़कियां ही उसके साथ बाहर जाती हैं और ओवेन दूर से उन्हें देखता रहता है। लेक्सिया हीरो को ज्वेलर्स की दुकानें दिखाना चाहती थी, लेकिन लूना के पास कुछ और आइडियाज थे। वो दोनों लड़कियां उसके लिए आपस में लड़ने लगती हैं। वो वहां एक तमाशा खड़ा कर देती हैं और आसपास के लोग उन्हें देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हीरो जरूर कोई नोबल होगा क्योंकि उसके साथ दो इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं। वो लोग शहर में घूमते हैं और लगता है कि हीरो को एडवेंचरर्स गिल्ड में दिलचस्पी है। वह बताता है कि कैसे उसने कैपिटल आते समय मर्चेंट्स गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कराया था। लूना सुझाव देती है कि उसे एडवेंचरर्स गिल्ड में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए क्योंकि वह अक्सर शिकार करने जाता है। वह कहती है कि इससे उसके लिए मॉन्स्टर के सामान का ट्रेड करना आसान हो जाएगा और वह क्वेस्ट लेकर कुछ पैसे भी कमा सकेगा। लूना भी हीरो के साथ क्वेस्ट पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का फैसला करती है। लेक्सिया को यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन लूना सुझाव देती है कि वह भी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। लेक्सिया उन दोनों के साथ होने की शिकायत करती है, लेकिन लूना उससे कहती है कि वह चिंता न करे क्योंकि हीरो शायद क्वेस्ट लेने में इतना बिजी होगा कि उसके पास समय ही नहीं होगा। वो लोग क्लर्क एमिलिया से मिलते हैं जो उन्हें उनके एप्लीकेशन फॉर्म देती है। हीरो उसे भरना शुरू करता है, लेकिन उसमें एक सवाल था कि वह कौन सा मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। वह सोचता है कि कैसे उस साधु ने उसे बताया था कि इस दुनिया में मैजिक के बारे में लोगों की जानकारी ज्यादा एडवांस नहीं है। इसीलिए वह फैसला करता है कि उसे यह नहीं बताना चाहिए कि वह हर तरह के मैजिक के साथ साथ टेलीपोर्टेशन मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए वह बस हवा, आग और पानी लिख देता है। अगला सवाल मैजिक पावर के बारे में था और एमिलिया समझाती है कि वो लोग किसी इंसान की मैजिक एनर्जी नापने के लिए एक क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करते हैं। हीरो पूछता है कि वो लोग बस उनकी स्टेटस विंडो क्यों नहीं देख लेते, तो एमिलिया बताती है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स अपने स्टैट को एक राज रखते हैं, इसलिए यह तरीका यह पक्का करने के लिए है कि कोई झूठ ना बोले। लूना अपनी एनर्जी नापती है जिससे वह बॉल पीले रंग से चमकने लगती है, लेकिन वह कहती है कि वह मैजिक में कभी अच्छी नहीं रही। इसके बाद हीरो अपनी एनर्जी नापता है, लेकिन हर कोई तब हैरान रह जाता है जब वह बॉल ही टूट जाती है। एमिलिया को लगता है कि यह कोई गलती हो सकती है, इसलिए वह उसे दोबारा टेस्ट करने का फैसला करती है, लेकिन नतीजा फिर भी वही आता है। हीरो माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उसे इसके पैसे देने होंगे, लेकिन एमिलिया कहती है कि कोई बात नहीं। एमिलिया उनके एप्लीकेशन चेक करती है, लेकिन वह यह पढ़कर शॉक रह जाती है कि हीरो 3 अलग अलग तरह के मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। हीरो पूछता है कि क्या कोई परेशानी है, तो एमिलिया बताती है कि 3 तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर पाना ही उसे परियों की कहानियों वाले लोगों की गिनती में ला खड़ा करता है। लेक्सिया को लगता है कि वह बहुत कमाल का है और हीरो बस इस बात से खुश था कि उसने बाकी के मैजिक के बारे में नहीं लिखा जो वह इस्तेमाल कर सकता था। एमिलिया उनके एप्लीकेशन एक मशीन में डालती है जो उनके गिल्ड कार्ड बनाकर निकाल देती है। एमिलिया बताती है कि नए एडवेंचरर्स के तौर पर वो लोग F रैंक से शुरुआत करेंगे। हीरो पूछता है कि क्या क्वेस्ट पूरा करने के लिए कोई शर्त है, लेकिन एमिलिया उन्हें बताती है कि वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए आजाद हैं। हालांकि वह उन्हें चेतावनी देती है कि आइटम इकट्ठा करने वाले क्वेस्ट के लिए उन्हें सावधान रहना होगा कि वो पौधों को हद से ज्यादा न तोड़ें ताकि वो वापस उग सकें। उनका ग्रुप क्वेस्ट बोर्ड चेक करता है और सोचता है कि उन्हें किससे शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन तभी ग्लेंडा नाम की एक औरत हीरो के पास आती है। वह कहती है कि उसे नापने वाले क्रिस्टल को तोड़ते हुए देखने के बाद वह उसके साथ टीम बनाना चाहती है, लेकिन लड़कियां यह कहकर उसे दूर खींचने की कोशिश करती हैं कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। वह औरत वहां से चली जाती है, लेकिन वह उम्मीद करती है कि वह हीरो से दोबारा मिलेगी। लेक्सिया गिल्ड ज्वाइन करने के बारे में फिर से सोचती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे हीरो को दूसरी औरतों से बचाना होगा, लेकिन लूना उसे ओवेन के बारे में सोचने को कहती है जो पहले ही उसे कंट्रोल करने में काफी परेशान रहता है। वो लोग मैदान में निकल पड़ते हैं और उनका पहला क्वेस्ट कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना है। हीरो हैरान था कि उसकी डिसर्नमेंट स्किल उसे पौधे तोड़ने के तरीके भी बता रही थी। लूना को उन पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए उनकी जड़ों से उखाड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वहीं लेक्सिया इन सब से दूर जाकर ही बहुत खुश थी। वह लूना को एक चैलेंज देती है कि देखते हैं कौन ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां इकट्ठा कर सकता है। जीतने वाले को पूरे एक दिन के लिए हीरो के साथ डेट पर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन ओवेन उन्हें याद दिलाता है कि वो उस इलाके से बहुत ज्यादा पौधे ना उखाड़ें। वो सभी पौधे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और हीरो अकेला रह जाता है। उसे एक माना हीलिंग प्लांट मिल जाता है और अकीत्सुकी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ एक ऐसा पौधा मिलता है जो बहुत ही जहरीला था। लड़कियां अपनी जड़ी बूटियां लेकर वापस आती हैं और हीरो चेक करने लगता है कि उन्होंने क्या इकट्ठा किया है, लेकिन तभी ओवेन दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि उन्हें पहले राजकुमार की लोकेशन मिल गई है। वह हीरो से मदद मांगता है,
लेक्सिया और लूना महल वापस जाने के लिए निकल पड़ती है, जबकि हीरो और ओवेन अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वो लोग एक खाली पड़े घर पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ शांत लग रहा था। ओवेन सोचता है कि शायद पहले आए सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ लिया होगा, लेकिन जैसे ही वो चेक करने के लिए घर में घुसते हैं, एक चाकू सीधा एक सैनिक को जाकर लगता है। वो देखते हैं कि राजकुमार एक गार्ड की जान लेने की धमकी दे रहा है, लेकिन हीरो नाइट को भेजता है जो उस आदमी की जान बचा लेता है। ओवेन उसे घेर लेता है और उसे हार मानने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमार उन पर वार करते हुए मना कर देता है। अचानक वह अपनी ही जान लेने की धमकी देने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी काम का नहीं है। ओवेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन हीरो तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। राजकुमार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद जमीन पर गिर जाता है। ओवेन हीरो को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है और वो राजकुमार को ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी अचानक एक धमाका होता है और वह घर उड़ जाता है। राजकुमार उस वाइल्ड लड़की को देखकर राहत की सांस लेता है। हालांकि वह पूरी सिचुएशन का अंदाजा लगाती है और तय करती है कि वह फेल हो चुका है, इसलिए अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार यह सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि वह राजा बनने में उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वह लड़की अपना असली प्लान बताती है कि वह उसका इस्तेमाल करके युद्ध भड़काना चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहती थी। राजकुमार को एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह लड़की उसे खत्म करने की तैयारी करती है। ओवेन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक एक तीर से रुक जाता है। हीरो सोचता है कि वह तीर कहां से आया, लेकिन वह लड़की उन पर और तीरों की बारिश करने लगती है। ओवेन पूछता है कि वह क्या चाहती है और वह लड़की बताती है कि वह पूरी इंसानियत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। नाइट्स उन तीरों से बचने की कोशिश करते हैं और लगता है कि उस लड़की में उनके मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने की एबिलिटी भी है। वह लड़की उन्हें खत्म करने की तैयारी करती है, लेकिन हीरो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे तीरों को उड़ा देता है। ओवेन उन्हें बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है और उस लड़की को एहसास होता है कि यह वही हीरो है जिसकी उसे तलाश है। वह उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह पहले ही अपनी बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर चुकी है, इसलिए वह अभी के लिए पीछे हटने का फैसला करती है। राजकुमार को पकड़ लिया जाता है, लेकिन हीरो अभी भी उस लड़की की पहचान के बारे में सोच रहा होता है। रेगर को राजा के सामने लाया जाता है और गार्ड्स उसका नकाब और कपड़े उतार देते हैं। उसका पूरा शरीर चोट के निशानों से भरा हुआ था। लेक्सिया के लिए उसे इस हालत में देखना बहुत मुश्किल था। हमें पता चलता है कि उसकी इन चोटों के पीछे असल में लेक्सिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि एक बार वह अपने मैजिक पर से कंट्रोल खो बैठी थी और वह उसके बीच में फंस गया था। लेक्सिया की मैजिक एनर्जी से नहाने के बाद वह पागल हो गया था और उसके अंदर तबाही मचाने की इच्छा पैदा हो गई थी। इस इच्छा को दबाने का बस एक ही तरीका था कि वह अपने ही शरीर को और ज्यादा नुकसान पहुंचाए। वह अपनी मदद ना करने और यहाँ तक कि उसे लोगों से दूर कर देने के लिए राजा को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वह अब पहला राजकुमार बनने के लायक नहीं रह गया था। इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगा जैसे वह है ही नहीं। हीरो को लगता है कि वह उसका दर्द समझ सकता है। रेगर बस अपना दुख खत्म करना चाहता था और वह मरने की भीख मांगता है। तभी हीरो बीच में बोलता है कि वह शायद उसकी मदद कर सकता है और वह अपना हीलिंग जूस निकालता है। शुरुआत में रेगर मना करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसके सारे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हर कोई शॉक रह जाता है और रेगर जल्दी से खुद को शीशे में देखता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह ठीक हो गया है और हीरो समझाता है कि उसका यह जूस क्योर ऑल हर्ब से बना है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान होता है, क्योंकि यह असल में एक लेजेंडरी जड़ी बूटी है। वह अपने बेटे को ठीक करने के लिए इतने रेयर आइटम का इस्तेमाल करने के लिए हीरो को धन्यवाद कहता है, लेकिन हीरो उसे कहता है कि वह चिंता न करे, क्योंकि वह उसे अपने बगीचे में उगाता है। रेगर हंसने लगता है और सोचता है कि ठीक होने के बावजूद भी उसे मौत की सजा तो मिलनी ही है। लेक्सिया पूछती है कि उसने क्या अपराध किए हैं और राजा बताता है कि उसने कई बार जान लेने की कोशिश की है। लेक्सिया कहती है कि क्योंकि यह अपराध उसके खिलाफ है, इसलिए वह उसे माफ करने का फैसला करती है। राजा कहता है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि रेगर ने उस पर भी अटैक किया था, लेकिन लेक्सिया जिद करती है कि वह भी रेगर को माफ कर दे और राजा को उसकी बात माननी पड़ती है। इस तरह रेगर अपनी सजा से बच जाता है। इसके बाद राजा इनाम के बारे में सोचता है। लेक्सिया शादी के लिए अपना हाथ मांगती है और लूना भी उससे शादी करने का ऑफर देती है, लेकिन राजा अंत में उसे लॉर्ड नाइट का टाइटल देने के साथ साथ कुछ जमीन और एक हवेली भी देता है। हीरो रात को आराम करने के लिए अपने कमरे में जाता है और तुरंत सो जाता है। हालांकि वह उस रहस्यमयी लड़की से लड़ने का सपना देखता है, लेकिन वह हार जाता है और स्कूल में अचानक उसकी आंख खुलती है। अगले दिन उसके दोस्त उसे घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन वह क्लास के बाद जल्दी से निकल जाता है, यहाँ तक कि वह काउरी के पास से भी भागता हुआ निकल जाता है। जब वह घर भाग कर जाता है तो वह सिर्फ उसी रहस्यमयी लड़की के बारे में सोच रहा होता है। वह वापस दूसरी दुनिया में जाता है और जितनी कड़ी मेहनत हो सके उतनी कड़ी ट्रेनिंग करने लगता है, ताकि वह वाइल्ड के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो सके। नाइट को कुछ महसूस होता है और उन पर अचानक अटैक हो जाता है। वह लड़की सामने आती है और हीरो सोचता है कि उस पर अटैक क्यों किया जा रहा है। वह लड़की बताती है कि वह बदला लेना चाहती है और हीरो उसके प्लान में रुकावट बन सकता है। इसी बीच हम काउरी को उसके घर जाते हुए देखते हैं, जो उसके साथ पढ़ाई करना चाहती थी। उसके घर का दरवाजा खुला था, इसलिए वह अंदर चली जाती है। वह उस दूसरी दुनिया में चारों तरफ देखती है इस उम्मीद में कि वह उसे ढूंढ लेगी, लेकिन तभी उसे दूर से धमाकों की आवाज सुनाई देती है। वह लड़की हीरो पर अपने तीर चलाती है, लेकिन हीरो नाइट के साथ मिलकर उस पर झपटता है। वह उसे एक किक मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह दूर गिरती है। वह लड़की उससे बहुत इंप्रेस होती है और सोचती है कि इसके और ताकतवर होने से पहले ही उसे इसे खत्म करना होगा। वह उस पर तीर चलाने लगती है और हीरो को उसी इलाके में काउरी दिखाई देती है। वह बहुत घबरा जाती है और हीरो उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां एक धमाका होता है। वह लड़की अपना सबसे ताकतवर अटैक करने की तैयारी करती है ताकि उसे पूरी तरह से खत्म कर सके, लेकिन तभी युसागी वहां आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। वह लेट होने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह कुछ छानबीन कर रहा था। उसे पता चला है कि उस लड़की का नाम यूदी है। उसे यह भी पता चला कि वह असल में डिवाइन आर्चर की शिष्या है। यूदी बताती है कि उसके मास्टर को मार दिया गया था, इसलिए वह उनका बदला लेना चाहती है। वह दावा करती है कि युसागी हमेशा तभी आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जबकि उसके मास्टर ने हमेशा इंसानों की रक्षा की थी, लेकिन अंत में इंसानों ने ही उन्हें धोखा दिया।
युसागी कहता है कि वाइल्ड के खिलाफ लड़ना उनका काम है और अपनी डिवाइन स्किल का इस्तेमाल दुनिया को तबाह करने के लिए करना उस वादे के खिलाफ है जो उन्होंने इस ग्रह से किया है। लेकिन यूदी कहती है कि उसे यह डिवाइन स्किल सिर्फ अपने मास्टर से विरासत में मिली है, उसने कभी डिवाइन होने का टाइटल नहीं लिया, इसलिए वह इस वादे को मानने के लिए मजबूर नहीं है। वो लड़ते रहते हैं और हीरो युसागी के उस मूव की कॉपी करता है जिसका इस्तेमाल उसने उसे बचाने के लिए किया था। वह एक मौका बनाता है और युसागी उसे एक किक मार देता है। यूदी इंसानों को बेकार समझकर अपना बदला लेने से पीछे हटने से मना कर देती है। वह वाइल्ड की पावर का इस्तेमाल करने लगती है। वह जोर से चीखती है और हीरो के लिए अपनी जगह पर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। वह युसागी पर झपटती है और वो दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं। युसागी को एक चोट लगती है और हालात बहुत खराब लग रहे थे, लेकिन तभी अकित्सुकी दौड़कर लड़ाई के बीच में आ जाता है। वह अपनी होली ग्राउंड स्किल चालू कर देता है जो यूदी की पावर छीन लेती है। इससे हीरो को उसे बेहोश करने का मौका मिल जाता है। युसागी बताता है कि डिवाइन के अलावा ऐसे पवित्र जानवर भी हैं जो वाइल्ड के खिलाफ खड़े होते हैं और अकित्सुकी उनमें से ही एक है। वह कहता है कि यूदी अब कभी अपनी वाइल्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, इसलिए वह उसे संभालने की जिम्मेदारी हीरो पर छोड़कर चला जाता है। काओरी दौड़कर आती है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। हीरो एक ही बार में उसे खत्म कर देता है और काओरी यह देखकर शॉक रह जाती है। हीरो उसे समझाता है कि इस दुनिया में उसकी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। वह पूछता है कि क्या अपने सामने उसे जान लेते हुए देखकर वह डर गई है। वह मानता है कि उसने इस दुनिया में अपना लेवल बढ़ाया है और उसे लगता है कि वह एक चीटर है और शायद वह उसे पसंद नहीं करेगी। लेकिन काओरी कहती है कि यह सच नहीं है। वह कहती है कि वह तब से बिल्कुल नहीं बदला है जब उसने पहली बार उसकी जान बचाई थी। वह कहती है कि वह हमेशा से ही दयालु रहा है